तो बेसिक की नॉलेज बहुत जरूरी है, फंडामेंटल नॉलेज बहुत जरूरी है अच्छे क्वेश्चन को करने के लिए। दैट्स इट। कुछ बच्चों का है कि सर ये वाला चैप्टर छोड़ सकते हैं, वो वाला चैप्टर छोड़ सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। डैम के क्वेश्चंस आते हैं तो डैम में दो तरह के क्वेश्चंस फंसते हैं। एक तो सिंपल वॉल होती है, टैंक खाली होने में कितना टाइम लगेगा, ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन भी आते हैं। ये ट्यूब है तो पानी ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे, तो ये जो लेयर है, ये जो लेयर है जो इसके कांटेक्ट में है वो रुकी हुई रहेगी क्योंकि ट्यूब रुकी हुई है, ये मानना है। तो जैसे जैसे आप अंदर जाओगे वेलोसिटी बढ़ेगी 100%। हेलो बवाल बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है जेई की तैयारी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। डिप्रेस नहीं होने का। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे, सर इस लेवल के क्वेश्चन देख के तो डर लग रहा है। देखिए, जेई एडवांस डेप्थ का गेम है, ऑब्वियसली बात है। हाँ, अगर आपको सिर्फ सेलेक्ट होना है तो इजी पीजी क्वेश्चन उठाइए, हो जाएगा काम, बड़े आराम से हो जाएगा। इजी पीजी भी इतने इजी नहीं होते भैया, ठीक है, क्योंकि 30% इजी क्वेश्चन आते हैं और 30% ही कट ऑफ जाती है, तो इतने इजी पीजी भी नहीं होते। हाँ, थोड़े कंपैरेटिवली इजी होते हैं। वो मैंने कॉन्सेप्ट्स के थ्रू, मैंने कहा ना, वो इजी में भी वही कॉन्सेप्ट लगता है जो टफ में लगता है। ये एक बहुत बड़ा फालतू का मिथ है कि टफ क्वेश्चंस जो होते हैं उनका ज्ञान मार्च से आता है या चांद से आता है। अरे वो भी बेसिक से ही होते हैं। इजी क्वेश्चन में एफ बराबर डीपी बाई डी टी होगा तो टफ क्वेश्चन में भी एफ बराबर डीपी बाई डी टी होगा। हाँ, उसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भैया इनर्शियल फ्रेम से वैलिड है। बच्चे बोलेंगे एफ बराबर डीपी बाई डी टी कब पढ़ा? अरे एफ बराबर एम ए नहीं, एफ बराबर डीपी बाई डी टी, ठीक है, क्योंकि यही तो बेसिक है। और जो मैंने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन में लगाया भी था, लास्ट लेक्चर में, ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे वेलोसिटी कांस्टेंट थी लेकिन फोर्स था, जिसे आप थ्रस्ट फोर्स बोलते हो। तो बेसिक की नॉलेज बहुत जरूरी है, फंडामेंटल नॉलेज बहुत जरूरी है अच्छे क्वेश्चंस को करने के लिए। दैट्स इट। तो मैंने फंडामेंटल से ही, मैंने आपको टूल्स के फंडामेंटल रूल्स बताया और उनसे क्वेश्चंस लिए। कुछ बच्चों का है कि सर ये वाला चैप्टर छोड़ सकते हैं, वो वाला चैप्टर छोड़ सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, क्योंकि जेई मेंस सिलेबस का एग्जाम है और ये डेप्थ का है। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आप जेई मेंस में अच्छा परफॉर्म कर चुके हो तो सारे चैप्टर्स आपने कवर कर लिए हैं। तो अगर कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई ट्विस्टेड क्वेश्चन आया तो वहां फिर आपको अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने होंगे। तो उसमें लेकिन ये है, मैंने आपको कहा कि आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि कितने पे क्या मिलेगा, क्या रैंक मिलेगी। तो आप चाहे तो चैप्टर्स छोड़ सकते हैं। सारे चैप्टर्स में बहुत कम डेप्थ और 70-80% में ज़्यादा डेप्थ। मैं 70-80% में ज़्यादा डेप्थ को प्रेफर करूँगा। क्लियर? चलिए, फ्लूइड का आज लेक्चर नंबर 2 है और मैंने शायद एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था, तो आई थिंक आपने किया होगा, ठीक है। वो क्वेश्चन देने का पर्पज़ यही था कि चलिए कोई क्वेश्चन तो आपको होमवर्क दूँ। तो मैंने लगभग हर कॉन्सेप्ट कवर करवा दिया था। अब इसमें क्या है, एक क्वेश्चन था कि डायग्राम शो अ क्रॉस सेक्शन ऑफ मासलेस कंटेनर कंप्लीटली फिल्ड विद एन आइडियल लिक्विड हैविंग डेंसिटी रो, विड्थ ऑफ कंटेनर इक्वल्स टू बी। विड्थ कहां दे रखी है? अच्छा, विच इज परपेंडिकुलर टू डायग्राम, मतलब ये ऐसे है, ठीक है। ये डायग्राम ऐसे है, समझिएगा डायग्राम को, ये डायग्राम ऐसे है। ये जो विड्थ है, ये जो विड्थ है, ये बी है, ठीक है। ये डायग्राम है प्रॉपर डायग्राम, ठीक है। ये विड्थ बी है, ऐसे ऐसे भी है। मेरे हिसाब से आप 3D डायग्राम समझ गए होगे। इस तरह की विड्थ है आपकी बी, ठीक है। ये बी है, ठीक है, चल गया। वैसे भी दे रखा है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। सेक्शन बी सी क्वार्टर सर्कल है ऑफ रेडियस आर है, ठीक है, मतलब इसकी रेडियस आर है, ठीक है, ओके। एंड द डायमेंशन एक्स इज सेपरेटेड बिटवीन सपोर्ट ए एंड बी। सपोर्ट ए इसके बिल्कुल एंड पर है, यहाँ पर, और सपोर्ट बी यहाँ पर है, ठीक है, क्लियर। जहां पर ये क्वार्टर आर्क आ रही है वहां पर है, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस एक्स दे रखी है, ठीक है, और इसे मेरे हिसाब से पूरा लिक्विड से भरा गया है जिसकी डेंसिटी है रो। क्लियर? तो अपने को वेरिएबल क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है। अब क्वेश्चन पूछा क्या गया, अभी तो पैराग्राफ है, ठीक है। तो अब क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं, उसके हिसाब से ही चीजें जज करेंगे कि भाई क्या कैलकुलेट करना है, पहले पता तो चले। क्या बोला है? रिगार्डिंग दिस सिस्टम चूज करेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है। इफ एक्स इज डिक्रीज देन रिएक्शन एट ए will first become 0. For x equals to r, reaction at b equals to this, b पे reaction. If x decrease then reaction at b will first decrease, first become 0. अच्छा, a और b में से पहले कौन 0 बनेगा वो देखना है।
और फॉर x इक्वल्स टू आर रिएक्शन एट a इक्वल्स टू दिस, तो x इक्वल्स टू आर पे मुझे दोनों रिएक्शंस भी निकालनी, ठीक है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम दिया हुआ होगा, बोला गया होगा, मतलब यहाँ रखा हुआ है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। ये रखा हुआ है तो इक्विलिब्रियम में है, मैं मान के चल रहा हूँ, क्लियर, ठीक है। हम मान रहे हैं इक्विलिब्रियम में। अब देखिएगा होगा क्या, अब आपको इस कंटेनर का एफबीडी बनाना है, इस कंटेनर का एफबीडी बनाना है। गेम वही है, मैं कंटेनर का एफबीडी बना रहा हूँ, ये रहा ये कंटेनर। इस कंटेनर में कौन कौन से फोर्स लगेंगे, एक तो इस पे लगेगा यहां पर, यहां से ए पॉइंट पे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट ए, ठीक है, ऐसे ही लिख देता हूं, ए पॉइंट पे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, इसे मैं N1 बोल देता हूं। एक लगेगा N2 बी पॉइंट पे, ठीक है। उसके अलावा फ्लूइड भी लगाएगा, उसके अलावा फ्लूइड भी लगाएगा। कंटेनर का मास वास कुछ दे रखा है क्या, नहीं। देखिए मैं इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि एफबीडी बना रहा हूं तो ऑब्वियसली बात है कंटेनर का मास भी चाहिए, नहीं इसका मास नहीं दे रखा, मास लेस है, तो इसका खुद का एमजी नहीं ड्रॉ करना है। फ्लूइड कितना लगाएगा बस वो देखना है। अब देखिए यहाँ एक बहुत ही शानदार चीज़ है, डैम के क्वेश्चंस आते हैं तो डैम में दो तरह के क्वेश्चंस फंसते हैं। एक तो सिंपल वॉल होती है, ठीक है, क्वेश्चन तो है, मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपसे बातें कर रहा हूँ। डैम या किसी भी वेसल पे तो ऐसे जब फ्लूइड फोर्स लगाता है तो उसका टॉर्क निकालना, ये स्टैंडर्ड चीज़ है, आपने की भी होगी। अब कई बार जो सिलेंडर जो कि डैम के गेट होते हैं वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के होते हैं, ऐसे सर्कुलर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के होते हैं, जैसे सिलेंड्रिकल मान लीजिए या आप स्पेरिकल मान लीजिए। इनमें एक बहुत ही प्यारी चीज़ होती है, ठीक है, दिखने में टफ होते हैं लेकिन ये कंपैरेटिवली बहुत आसान होते हैं। कैसे, सुनिएगा। अच्छा ये क्रॉस सेक्शन, ये जो है ये सिलेंड्रिकल है, स्पेरिकल नहीं है, क्योंकि उन्होंने इसको, मैंने पीछे एक डायग्राम बनाया था शायद, अच्छा मैंने मिटा दिया, ठीक है। वो डायग्राम मेरे हिसाब से आपको क्लियर है ना, ये ऐसे था। ये डायग्राम ऐसे था, इज इट क्लियर। ये इस तरह से था सिलेंड्रिकल, मतलब एक सरफेस ऐसे थी, एक ये थी, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर एक एलिमेंट लूं तो उस पर फ्लूइड किधर फोर्स लगा रहा होगा, ऐसे लगा रहा होगा प्रेशर करंट। यहाँ पर एक एलिमेंट लूं तो प्रेशर करंट इधर लगा रहा होगा, और ये प्रेशर वेरिएबल होगा। लेकिन सबसे शानदार चीज जो है, सबसे शानदार चीज जो है, इन सारे छोटे छोटे फोर्सेस का टॉर्क अगर मैं ओ पॉइंट से देखूं तो जीरो आएगा। यही इस क्वेश्चन की ब्यूटी है, ठीक है। अगर आप इस पर देखेंगे जो भी लिक्विड फोर्स लगा रहा है, डीएफ जो भी डीएफ लगा रहा है, इन सबका ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो आएगा। अब यहां पर फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस है तो मैं यहां पर, यहां से टॉप मोस्ट पॉइंट से वाई डेप्थ पे चला जाऊंगा, वाई डेप्थ पे जाके मैं एक डीएफ लिख दूंगा, डीएफ, और उसका टॉर्क निकाल लूंगा ओ पॉइंट से, ठीक है। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो टॉर्क बैलेंस होना चाहिए, दैट्स इट, खत्म सवाल। कॉन्सेप्ट पहले समझ लो। तो उस क्रॉस सेक्शन पे जो लिक्विड फोर्स लगा रहा है, लिक्विड फोर्स ऐसे लगाएगा परपेंडिकुलर टू सरफेस, और एवरी फोर्स पास थ्रू, एवरी डीएफ पास थ्रू ओ, तो ओ पॉइंट से टॉर्क जीरो हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन को क्रैक करने का तरीका। अब आप बोलेंगे सर आपने एक चीज सिखाई थी, क्या? आपने कहा था सर यहाँ ये वॉल ऐसे है ना, मैंने कहा हाँ। आपने कहा था इस पर अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालना है, तो लास्ट लेक्चर में सिखाया था, हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालना है तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया का सेंटर ऑफ मास लिखो, वहां पे प्रेशर लिख दो, तो प्रेशर हो गया रो जी आर बाई टू इंटू इसका एरिया मल्टीप्लाई कर दो। हाँ मैंने ही सिखाया था, बिल्कुल सिखाया। तो आप एक काम कीजिए ना, सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लिख दीजिए और फिर उसका टॉर्क लिख देंगे। नहीं बेटा, ये हमेशा फिजिक्स में रूल है, हमेशा अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो पहले डी निकालो, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो डी बी निकालो, अगर आपको नेट फोर्स निकालना है तो डी एफ निकालो, छोटा फोर्स, और उसे इंटीग्रेट करो, अगर आपको टॉर्क निकालना है तो डी टॉर्क निकालो। सेंटर ऑफ मास पे आप हर किसी फोर्स को अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ एमजी और शूडो कर पाते हो। हर फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेंटर ऑफ मास नहीं होता यार, ठीक है। तो आपको डीएफ लिख के उसका डी टॉर्क लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अभी देखिए मैं ओ पॉइंट के अबाउट इक्विलिब्रियम है तो ओ पॉइंट के अबाउट, ठीक है, ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो कर रहा हूं ऑन कंटेनर, ओ पॉइंट के अबाउट। तो ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो कर रहा हूं, पहले मैं इसका टॉर्क लिखना चाह रहा हूं, इसका टॉर्क मुझे चाहिए, ठीक है। ये सारे टॉर्क लिख ही देता हूं, सारे टॉर्क लिख ही देता हूं।
इन वाले फोर्सेस का टॉर्क 0। अच्छा कितने फोर्सेस, N1 N2, ये वाले फोर्सेस और ये वाले फोर्सेस। अच्छा एक मिनट और, यहाँ भी तो आ रहा है, सॉरी, अरे यार यहाँ भी तो आ रहा है, यहाँ भी तो आ रहा है। इसको dF2 और dF1, एक फोर्स रह गया था। यहाँ से कितनी दूर मैं मान लेता हूँ, x, x। ठीक है, तो कितने टॉर्क्स हैं और क्या क्या डायरेक्शन है। ठीक है, O पॉइंट से अगर देखोगे, O पॉइंट से इस dF1 की डायरेक्शन क्या है मुझे बताएंगे, O पॉइंट से। अच्छा O पॉइंट से N2 का टॉर्क 0, जो आसान है, पहले वो कर देता हूँ। मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान रहा हूँ आपकी कन्वीनियंसी के लिए। अच्छा मैं तो फटाक से लिख दूंगा, आपको समझाते हुए लिखना है इसलिए। N2 का टॉर्क 0, N1, तो O पॉइंट के अबाउट N1 का टॉर्क देखो क्लॉकवाइज है, ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान रहा हूँ। तो N1 का टॉर्क तो आएगा N1 इंटू ए डिस्टेंस कितनी है, x। ठीक है, प्लस प्लस इसका टॉर्क कैसा आएगा, इसकी लाइन को आगे बढ़ाओ, मैं आपको यहाँ नीचे ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये O पॉइंट और dF1, ये कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे ही घुमाने की कोशिश कर रहा है dF1, तो इसका मतलब इसका टॉर्क भी क्लॉकवाइज आएगा। तो इंटीग्रेशन dF1 इंटू वाई। ठीक है, उसके बाद में ऑब्वियसली बात है इसका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज आएगा, वैसे दिखा भी देता हूँ। ये O पॉइंट अगेन और dF2 इधर लग रहा है, तो इसका टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट ऐसे ही आएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो माइनस इंटीग्रेशन dF2 इंटू एक्स बराबर 0। दैट्स ऑल, खत्म, क्वेश्चन खत्म, फिनिश। फिजिक्स खत्म हो गई। मैंने हमेशा कहता हूँ क्वेश्चन समझ लिया और उसमें क्या करना है तो आधा क्वेश्चन खत्म हो जाता है, अब तो उसे एग्जीक्यूट करना है। अब बच्ची मैथ्स वो लगा लेंगे, मेरे हिसाब से N1 आ जाएगा, N2 तो यहाँ आ ही नहीं रहा। ठीक है, पक्का बात क्लियर है। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ से, N1 इंटू एक्स प्लस dF1 लिखो यहाँ से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या आंसर में, नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, तो मैं P0 नहीं ले रहा। ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लगभग 0 मान रहा हूँ। तो वाई डेप्थ नीचे प्रेशर कितना होगा, ये होगा रो जी वाई इंटू, अरे एक मिनट, हाँ, रो जी वाई तो हो गया प्रेशर इंटू एरिया, एरिया होगा मेरा बी डी वाई। अच्छा एरिया की स्ट्रिप क्लियर है, यहां से वाई डेप्थ पे गया और एक स्ट्रिप लूंगा ऐसे, देख ऐसे, क्या बात क्लियर है। विड्थ उन्होंने बी दे रखी है, तो विड्थ ये आया अब आपका डी एफ मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस dF2, इस पर प्रेशर लिखो। तो एक ही बताइए, इसकी तो डेप्थ आ रही है, तो रो जी आर तो प्रेशर हो गया, इंटू यहां भी एक छोटा सा एलिमेंट लीजिए, इसकी विड्थ है dx, इसकी विड्थ है dy, तो dx dx तो b dx, अच्छा b पीछे की तरफ विड्थ है यार, इंटू टॉर्क के लिए कितनी डिस्टेंस मल्टीप्लाई करूंगा, x, इसकी लिमिट 0 से x ही है, और इसकी लिमिट अच्छा 0 से x, और इसकी लिमिट 0 से r है, इसकी लिमिट 0 से r है, हाइट r है, दैट्स ऑल, खत्म। क्या आएगा, n1x प्लस रो जी बी वाई स्क्वायर बाई 2 आना चाहिए, तो बाई 2 वाई स्क्वायर बाई 2, नहीं 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 नहीं, वाई स्क्वायर क्यों आएगा, यहां भी वाई है यहां भी वाई है, तो वाई क्यू बाई 3 आर क्यू। ठीक है, माइनस माइनस रो जी बी आर एज इट इज बाहर, और x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो एक्स स्क्वायर बाई 2। अब ये याद रखिएगा, समझ में आया नहीं आया, तो इसमें बहुत सारे फंडे कवर हो गए। जब भी वॉल इस टाइप की सर्कुलर हो तो ये टॉर्क जो होता है इन पे ऐसे जो भी प्रेशर का टॉर्क लग रहा होता है वो 0 होता है। ये बहुत बढ़िया ऑसम टूल है, कई क्वेश्चंस में वहाँ स्ट्राइक नहीं करेगा एग्जाम में, इसीलिए तो मैंने कहा मैंने आपको संभावित खतरे बता रहा हूँ। आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, हाँ कभी ना कभी आएगा मुझे लगता है डेफिनेटली, क्योंकि ऐसा पास्ट में भी हुआ है। हमने बहुत सारी चीज़ें बताई कि देखो अभी तक आया नहीं है, आ सकता है, और जेई में आया। हाँ उस साल नहीं आया, 2-3 साल बाद आया, 4 साल बाद आया, ऑब्वियसली बात है। जैसे हॉल इफेक्ट है, बहुत सालों तक हम पढ़ा रहे थे, नहीं आया, आया तो पैराग्राफ आ गया एकदम, तो वैसी वाली बात है। ठीक है, और कम से कम कॉन्सेप्ट आपकी स्ट्रेंथ तो होती है कि हाँ एकदम बेसिक से हर चीज़ पता चल रही है। अब मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ, इसी पेज को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसी पेज को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहीं से आंसर ले लूँगा। अच्छा पिछले पेज पे तो सॉल्यूशन है ही है ये। ठीक है, क्या आया यहाँ से, बराबर 0 है ना, तो N1 क्या आया मुझे बताओ, N1 आया मेरा यहाँ से कुछ कुछ कॉमन आ सकता है, कि रो जी बी आर कॉमन आ सकता है, रो जी बी आर ये कॉमन आ गया ना, रो जी बी आर, ठीक है, बाई 2 वो तो उसी में रहेंगे।
अच्छा उसको इधर भेज दिया तो ये प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा। इसमें से रो जी बी आर हटा दो तो एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स डिवाइड किया तो एक्स बाई टू, माइनस माइनस यहां कितना बचा आर स्क्वायर बाई थ्री एक्स, दैट्स एन वन, दैट इज एन वन, खत्म बात, दैट इज एन वन, फिनिश। अब बोलेंगे सर एन टू कैसे निकाले, एन टू, तो एक चीज बताइए एन वन प्लस एन टू किसके बराबर आएगा मुझे बताएंगे, एम जी, टोटल जो भी इसका मास है, टोटल जो भी मास है, दैट्स ऑल, खत्म बात, एम जी। तो एन टू मैं निकाल सकता हूँ, अच्छा मास कैलकुलेट कर सकता हूँ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम वो अलग बात है, ठीक है। तो डेंसिटी वॉल्यूम इसका पूरा लिखना पड़ेगा ऑब्वियसली बात है। अच्छा वॉल्यूम भी बहुत लल्लू है, वॉल्यूम क्या होगा पूरा क्रॉस सेक्शन, वो वॉल्यूम यहाँ साइड में लिखता हूँ, चलो वॉल्यूम बताओ वॉल्यूम। अब बोलेंगे सर वॉल्यूम कैसे, इस शेप का वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, अरे यार क्रॉस सेक्शन और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है तो इंटू बी कर दूंगा। तो इसका पहले एरिया लिखो, तो आर इंटू एक्स, तो एक बन गया मेरा रेक्टेंगल आर इंटू एक्स, प्लस ये है मेरा क्वार्टर सर्कल, सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 इंटू विड्थ, दैट्स ऑल, वॉल्यूम ये रहा। तो मास क्या आएगा, मैं सीधे मास ही लिख दूं ना, मास, लिक्विड का मास है ना, लिक्विड का मास, मैं दो इसको वापस दोबारा क्या लिखूं, इंटू रो, दैट्स ऑल, रो इंटू वॉल्यूम, आर इंटू एक्स इसका एरिया है, इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर बाई 4 बी, दैट्स ऑल, क्लियर। हाँ जी, तो अब मैं चाहे तो एन टू भी निकाल सकता हूँ, एन टू क्या आएगा मेरा बताइए, एन टू, एन टू आएगा एम जी माइनस एन वन, एम जी माइनस एन वन, क्योंकि उन्होंने एन टू भी पूछा है। अच्छा इसको मिटा दो, ये तो काम आएगी अपना कैलकुलेशन में, एम जी, एम जी, एम की वैल्यू रखिए तो रो बी, बी तो रहेगा ही, रो बी, आर भी कॉमन आ जाएगा वहां से, क्योंकि एक्चुअली कॉमन शॉमन आ जाए, रो बी आर जी, अंदर क्या बच रहा है एक्स प्लस पाई आर बाई 4 माइनस रो जी बी आर एक्स बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 3x, ये बच रहा है, ये मेरा N2 आ गया, ये मेरा N2 आ गया। इसमें कुछ काट छाट करनी है तो काट छाट कर लो, मेरे हिसाब से क्या बन जाएगा ये बन जाएगा आपका N2 बराबर बन गया रो बी जी आर, थ्रू आउट कॉमन ले लो, x में से x बाई 2 गया तो x बाई 2 बचा, x बाई 2 बचा, प्लस पाई आर बाई 4 बचा, अरे हाँ, और प्लस आर स्क्वायर बाई 3x बचा, इसमें प्लस हो गया, इसमें प्लस हो गया, दैट्स ऑल। ये मेरा N1 N2 आ गए, ये मेरा N1 N2 आ गए, क्या ये बात क्लियर है। अब क्वेश्चंस के आंसर्स हम धड़ाधड़ 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 दे सकते हैं। एक तो x बराबर r पर उन्होंने कहा है नॉर्मल रिएक्शन a पे बताओ और b पे बताओ, अब तो मेरे हिसाब से सिर्फ वैल्यू रखनी है, तो एट एक्स इजिकल टू आर, एट एक्स इजिकल टू आर, पहले अपन ये देख लेते हैं, एट एक्स इजिकल टू आर, N1 क्या आएगा बताओ, कैलकुलेशन करो, रो जी बी आर, आर बाई 2 माइनस आर बाई 3, अच्छा x की वैल्यू आर है, कट गया, तो ये बचा आर बाई 6, ये आर बाई 6 बचा, तो ये आ गया आपका रो जी बी आर स्क्वायर बाई 6 बच रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो, 1/2 माइनस 1/3, हाँ तो 6 एल्शियम 3 माइनस, बिल्कुल सही है, तो ए पे रिएक्शन, तो डी आंसर है, बिल्कुल सही है। ऐसे ही N2 निकालो, चलो N2, N2 क्या आएगा, रो जी बी आर, आर बाई 2 प्लस पाई आर बाई 4, यही दिख गया मुझे, माइनस प्लस आर बाई 3, यही दिख गया, नहीं मैच करेगा। आप बोलेंगे सर क्यों, पाई फंस रहा है, क्वेश्चन में पाई फंस रहा है यार, क्वेश्चन में पाई फंस रहा है, तो डेफिनेटली ये तो नहीं आएगा, अरे इतना आसान सा नहीं है, पाई गंदा सा अंदर फंस रहा है, रो जी बी आर स्क्वायर तो आ ही जाएगा, लेकिन अंदर जो कॉफिशिएंट होगा वो तो उसमें पाई फंसेगा, तो ठीक है, क्लियर। अब उन्होंने कहा है कि अगर x डिक्रीज करेगा तो a विल फर्स्ट बिकम 0 एंड x डिक्रीज देन b विल फर्स्ट बिकम 0, तो मेरे को एक पेज और उधार लेना पड़ेगा, इसके लिए एक पेज और उधार लेना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। अब मैं वापस ये सब हटा रहा हूं, अब मैं इन फंक्शंस को देखना चाहता हूं, अब इन फंक्शंस को देखना चाह रहा हूं कि कौन सा फंक्शन क्या करेगा, ठीक है, पीछे सॉल्यूशन है ही है। अब सिर्फ आपको मैथ्स लगानी है, सिर्फ मैथ्स लगानी है ए सी ऑप्शन के लिए, x बढ़ेगा तो नॉर्मल के साथ क्या होगा, ठीक है,
दैट्स ऑल, फिनिश। तो मेरे हिसाब से एक्स डिक्रीज करेगा तो सिर्फ मैथ्स लगानी है। एक्स डिक्रीजेस, एक्स डिक्रीजेस, ठीक है, क्या होगा, ये एक्सप्रेशन क्या कह रहा है मुझे बताइए, एक्स डिक्रीजेस, तो ये वाली टर्म घटेगी, ये वाली टर्म बढ़ेगी, तो इसका मतलब n1 डिक्रीज करेगा, बिल्कुल सही बात है। अच्छा कुछ मुझसे बोलेंगे सर फटाक से कैसे बोल दिया, आओ यार धीरे धीरे बोलता हूँ, स्लोली स्लोली, हौले हौले। एक्स को घटाओ तो ये वाली टर्म तो डिक्रीज करेगी ना, डी लिख देता हूं। अरे घटेगी यार, एक्स को घटा रहे हो तो एक्स बाई टू क्या होगा, घटेगा। ये वाली टर्म इंक्रीज करेगी, तो डेफिनेटली डेफिनेटली ये ओवरऑल घटेगा। आप बोलेंगे सर क्यों, नेगेटिव पे तो ज्यादा हो सकता है, पॉजिटिव, आपको मैथ्स आती है मुझे पता है। नॉर्मल नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव हो ही नहीं सकती, उसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी, तो मैं मान के चल रहा हूँ ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, क्योंकि बच्चे कहते हैं सर ये पहले से ही मान लो नेगेटिव हो तो फिर नेगेटिव में बड़ा बन जाएगा, मैग्नीट्यूड देखो, मुझे पता है ये डैम श्योर पॉजिटिव नंबर, ये अगर ये नेगेटिव है तो ये इक्विलिब्रियम में रह ही नहीं सकता, असंभव है, असंभव है, इक्विलिब्रियम में रह ही नहीं सकता। नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव कैसे हो जाएगी, अरे ये पेन है, ये हाथ है, अभी ये हाथ इस पेन पे नॉर्मल फोर्स ऊपर लगा रहा है, मैंने हाथ हटा दिया, तो ऐसा थोड़ी है कि हाथ इस नॉर्मल को खींच के ले जाएगा, चलो ऐसे कर लो, ये ग्लास है, ऐसे वाल लेता हूँ, ये ग्लास है, इसके ऊपर इस ढक्कन के ऊपर हाथ रख रहा हूँ, ढक्कन के ऊपर, तो ऑब्वियसली बात है कि फोर्स नीचे लगा रहा है, लेकिन मैंने हाथ हटाया तो ढक्कन तो नहीं आया, जबकि ढक्कन इसके साथ तभी आता जब नॉर्मल फोर्स ऊपर लगा देता ढक्कन पे, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो इसका मतलब ये रहा। फिर इसमें देखो तो ये क्या करेगा, डिक्रीज, और ये क्या करेगा, इंक्रीज, ठीक है। वैसे भी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू देखो तो इसकी वैल्यू ज्यादा ही है, अच्छा इसकी वैल्यू ज्यादा है, अरे ये वाली टर्म दोनों में सेम है, ये वाली टर्म इसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है, और प्लस इसमें ये वाली टर्म एक्स्ट्रा है, तो पहले कौन जीरो बनेगा, वैसे भी यही जीरो बनने की संभावना है, इसमें जीरो बनने का चांसेस मेरे हिसाब से एक्स की पॉजिटिव वैल्यू तो नहीं आएगी इसको जीरो बनने के लिए, ये तो नॉन जीरो लग रहा है। फॉर, अरे मैथ्स आती होगी, फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स इट इज पॉजिटिव, फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स, यहाँ पॉजिटिव नंबर आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ के जीरो कैसे ला सकते हो, तो मेरे हिसाब से ये गलत हो गया, ए सही है। तो आंसर फाइनल लॉक करने वाला आंसर कौन सा हुआ मुझे बताइए, लॉक करने वाला आंसर कौन सा हुआ, एडी, एडी इज द आंसर। क्लियर, ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था। अच्छा मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स बताओ जिसके लिए कंटेनर स्टेशनरी रहे, तो ये तो बाई प्रोडक्ट है, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत टफ था, बहुत टाइम लगेगा, दूसरे में नहीं लगेगा, रीजन इसमें सीधा क्वेश्चन होगा, आप एक कीजिए इसकी वैल्यू रख दीजिए बस, तो आपको नॉर्मल रिएक्शन जीरो करनी है, तो मैं तो बस ये याद रखता हूँ एक्स बाई टू माइनस आर स्क्वायर बाई थ्री एक्स जीरो होगा, तो एक्स बाई टू माइनस आर स्क्वायर बाई थ्री एक्स। अच्छा मैंने n1 को जीरो कर दिया बस, तो अंदर वाली टर्म को जीरो कर दो, यहां से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर टू आर स्क्वायर बाई थ्री, तो एक्स की वैल्यू अंडर रूट टू आर बाई थ्री, और इक्वलिटी से करना है तो इक्वलिटी से भी कर लेना, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर देना, तो एक्स की इस वैल्यू तक नॉर्मल पॉजिटिव आएगा, इसके बाद नॉर्मल नेगेटिव आएगा। आप चाहें तो ऐसे कर लेना, n1 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लगा के इनइक्वलिटी से कर लो, तो अपने आप ये इनइक्वलिटी में आंसर आ जाएगा, एस शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर सी आ गया, ये तो इजी पीजी क्वेश्चन हो गया, मतलब बाय वन गेट वन फ्री है, ये तो फ्री वाला चीज है, पहले को करने में कितनी मेहनत लगी n1 n2 निकालने में। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही कहा था, ये वाला क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, थर्मो में कुछ क्वेश्चन, एक्चुअली थर्मो बाद में आने वाला है, तो फ्लूइड और थर्मो के जो मिक्स क्वेश्चन होंगे वो मैं थर्मो में लूंगा, इसलिए थर्मो के 2 लेक्चर रखे थे मैंने, उस समय मेरे को याद नहीं आया लास्ट लेक्चर में, थर्मो और फ्लूइड के जितने भी मिक्स क्वेश्चन है वो मैं थर्मो में पिक करूंगा, ठीक है। तो थर्मो के कुछ क्वेश्चन इस टाइप के भी आते हैं कि एक प्लेट चल रही है, इधर हवा है, इधर हवा है, यही एडवांस के सवाल ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसी टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको ध्यान रखना है फोर्स कितना लगेगा, अगर एक प्लेट है v1 स्पीड से चल रही है टुवर्ड अ हॉरिजॉन्टल जेट ऑफ वाटर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, द जेट डिस्चार्ज वाटर एट द रेट ऑफ वॉल्यूम v पर सेकेंड एट द स्पीड v2, ठीक है। तो यहां आपकी एक प्लेट चल रही है v1 स्पीड से, और यहां से एक जेट आ रहा है, जेट मतलब पानी का जेट है ना, अरे ये रहा, कितनी स्पीड से v2, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज रो, डेंसिटी ऑफ वाटर इज रो, ठीक है। अज्यूम दैट द वाटर स्प्लैश अलोंग द सरफेस ऑफ द प्लेट एट राइट एंगल, वैसे देखिए हमेशा स्प्लैश वाला ही फंडा अच्छा रहता है,
जो अच्छे लोग होते हैं वो स्प्लैश ही लिखते हैं, मैंने कहा था वो रिबाउंड नहीं लिखते, ठीक है। तो ये रहा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लेट ड्यू टू, वैसे तो आप चाहे तो इसका आंसर याद रखिए, अगर ये प्लेट स्टेशनरी होती, अगर ये प्लेट स्टेशनरी होती, रुकी हुई होती, और यहाँ से v स्पीड से जेट आता और ऐसे स्प्लैश हो जाता, तो इस पर जो फोर्स होता, थ्रस्ट फोर्स वो याद रखिए, रो इनटू इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a v स्क्वायर, दैट्स ऑल, खत्म। रो ए वी स्क्वायर, ये याद रखना है। तो ये भी लप्पू सवाल, ये आप प्लेट को रोक दो, आप प्लेट को रोक दो, प्लेट को रोक दो, तो प्लेट के रेस्पेक्ट में लिक्विड आ रहा है v1 प्लस v2 स्पीड से, तो सीधे थ्रस्ट फोर्स लिखो रो ए v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर, दैट्स ऑल, खत्म। ये लिखना आना चाहिए। ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए बोला था कि आपको अगर इस टाइप के क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चंस आते हैं जेई में, तो वहां आप ये थ्रस्ट फोर्स ही नहीं लिख पाते, और यही नहीं लिख पाते तो सारा मतलब रायता फैल जाता है, ठीक है। मैंने प्लेट की वेलोसिटी v1 मानी, इसकी v2 जो दी रखी है, तो प्लेट को रोक दो, तो इसके रेस्पेक्ट में जेट आ रहा है v2 स्पीड से। वैसे मैं डीएम एलिमेंट लेके भी प्रूव कर दूंगा, डीएम एलिमेंट लेके भी प्रूव कर दूंगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है ना, ठीक है, क्लियर। ये रहा तो v1 प्लस v2। हाँ, अब उनके आंसर में v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर तो दिख रहा है, ये v बाई v2 क्या है, अच्छा वॉल्यूम फ्लो रेट दे रखी है, तो वॉल्यूम फ्लो रेट मैंने आपको बता रखी थी AV होती है, A इंटू वेलोसिटी, वो उन्होंने V दे रखी है, तो यहाँ से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लो ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वॉल्यूम फ्लो रेट डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ जेट, अच्छा वेलोसिटी ऑफ जेट, यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी नहीं आएगी भैया, ये तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना है, तो वॉल्यूम फ्लो रेट डिवाइडेड बाय v2, v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर, दैट्स ऑल। ये याद रखना, ये क्वेश्चन सिर्फ मैंने इसलिए दिया था, ये शायद मैंने होमवर्क में दिया होगा, ये सिर्फ इसलिए दिया था कि इस पे बेस्ड, ये एक बेस है, इस पर अब चीज़ डाली जाएगी और बहुत सारी टॉपिंग लगाई जाएगी, अलग अलग टाइप के पिज़्ज़ा बनाए जाएंगे, ये पिज़्ज़ा का बेस है, ठीक है। तो कई बार इस तरह के क्वेश्चंस को यूज़ कर चुके हैं जी, तो मैंने कहा ये एक फंडामेंटल चीज़ है, वैसे तो ये क्वेश्चन लेने वाला नहीं था, बहुत ही सिंपल सी बात है, लेकिन मैंने कहा ये फंडा सिखाने के लिए क्वेश्चन डाल देता हूँ, और क्या है। चलिए, टैंक खाली होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, टैंक खाली होने में कितना टाइम लगेगा, थैंक यू भैया, चले, ठीक है, टैंक खाली होने में कितना टाइम लगेगा, ये वाला क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन जब हम नॉर्मल वेसल वाला क्वेश्चन क्यों करें, जब करना है तो बड़ा ही क्वेश्चन करें, ये क्वेश्चन बिल्कुल आता है भाई, ठीक है। यहाँ वेसल है, यहाँ से लिक्विड निकल रहा है बाहर, तो ये टैंक खाली होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं जो जनरली नोट्स में भी होते हैं, ठीक है, टाइम, और वो पंगे ले भी चुके हैं कि आधा खाली होने में, या ठीक है। तो हम इसे दूसरे तरीके के गेम खेल रहे हैं, ठीक है। यहाँ क्या है, कंटेनर फिल्ड विद वाटर है, जब यही प्रैक्टिस करनी है तो थोड़े से अलग अंदाज में करते हैं, तो दो चीजें मिक्स हो जाए, जेई का मतलब यही है, वो एक के अंदर एक चीज मिक्स कर देती है, दैट्स ऑल, ठीक है। जैसे वो लिक्विड घुमाया, उसमें उन्होंने ऑप्टिक्स मिक्स कर दी। फॉर द शेप ऑफ कंटेनर y इज इक्वल टू के एक्स की पावर 4, मतलब यहाँ x एक्सिस है और यहाँ y एक्सिस है, ये कंटेनर का शेप दे रखा है आपको, एक कंटेनर का शेप दे रखा है, और इक्वेशन क्या दे रखी है कंटेनर के शेप की, y इज इक्वल टू के एक्स की पावर 4, मतलब x और y का मुझे रिश्ता दे रखा है, ठीक है, इन टू डायमेंशन, तो आपको इसे 3D में भी घुमाना पड़ेगा, 3 डायमेंशन भी घुमाना पड़ेगा, अभी 2 मिनट में घूम जाएगा, खत्म है, ठीक है। वैसे आप किसी भी चीज को 3 डायमेंशनली घुमाओगे, ऐसे सिमेट्रिक शेप को सिमेट्रिक लाइन के अबाउट, तो सर्कल बनेगा यार, अरे सिमेट्रिक शेप है, सिमेट्रिक शेप ऐसे घुमाओगे तो यहाँ एक सर्कल नजर आएगा, मतलब समझ रहे हो मेरी बात, यहाँ एक सर्कल नजर आएगा, ये यहाँ एक सर्कल नजर आएगा, तो मेरे हिसाब से इसका वॉल्यूम निकालना बहुत आसान होगा, मैं यहाँ से y डिस्टेंस पे जाके dy एलिमेंट ले लूँ, तो इसकी रेडियस x होगी, और x और y में उन्होंने रिश्ता दे दिया, ठीक है, x और y में रिश्ता दे दिया। अगर वो फ्लैट वेसल होता है तो बहुत आसान सा काम होता है, हमने इसे घुमा दिया, और किसी भी सिमेट्रिक कर्व को आप उसे किसी भी कर्व को उसकी सिमेट्रिक लाइन के अबाउट घुमा रहे हैं, तो ये तो ऐसा बनेगा ना, अरे भाई ये और ये बराबर है, सिमेट्रिक है ये, अच्छा चलो मैं पेन रख देता हूँ बीच में, बात समझ आ रही है, इस लाइन के अबाउट घुमा रहा हूँ, इस लाइन के अबाउट घुमा रहा हूँ, तो सर्कल बनेगा भैया, अरे मैं तो कह रहा हूँ मैं खुद ही इस लाइन के अबाउट घूम जाऊँ, मेरा कंधा क्या बनाएगा, तो सर्कल बनाएगा यार, सिमेट्रिक, ठीक है। चलिए, तो क्या है, the ratio of time taken by the height water level to reduce 3/4 from the initial level to the time taken of height to water level to reduce half to
हाफ फ्रॉम 3/4। एक मिनट दोबारा पढ़ने तो क्या बोल रहा है ये, रेशियो ऑफ टाइम टेकन फ्रॉम हाइट ऑफ वाटर लेवल टू रिड्यूस 3/4। अच्छा, इनिशियल अगर मैंने इसकी हाइट को h मान लिया, लेट से इसकी हाइट h है ना, तो h से लगाकर 3h/4 होने में टाइम t1 है, और दूसरा बोल रहा है हाफ होना चाहिए 3/4 से, तो इसी से h/2 होने में टाइम, हाफ का मतलब h/2, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, उसमें टाइम लग रहा है t1 और t2। तो उन्होंने पूछा है रेशियो बताना है किसका किससे, पहले वर्ड ये लिखा हुआ है, तो t1/t2 का रेशियो बताना है, t1/t2 का रेशियो बताना, दैट्स ऑल। तो क्वेश्चन करेंगे, आप पॉज करके बिल्कुल अटेम्प्ट कीजिए, मैंने क्वेश्चन समझा दिया है, मेरी बात क्लियर? हाँ जी। अब देखिए है क्या, आपको बस इतना सा है, वॉल्यूम फ्लो रेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मास फ्लो रेट पिछले लेक्चर में मैंने आपको थ्योरी बता दी काम भर की, वॉल्यूम फ्लो रेट का पता होना चाहिए, मास फ्लो रेट का पता होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में पता होना चाहिए, बर्नौली इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए, जहां लिक्विड और गैसेस मिलेंगे वहां डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा ये पता होना चाहिए, है ना, बस ठीक है। तो अब है क्या, मुझे बताइए, यहां से अगर मान लीजिए लिक्विड जो है वो वाई हाइट तक आ गया, मान लेता हूं लिक्विड जो है होल कहां किया गया है, बॉटम पे, ठीक है, यहां से लिक्विड बाहर निकल रहा है, लिक्विड मान लीजिए किस लेवल तक आ चुका है, वाई लेवल तक आ चुका है, क्या मेरी बात क्लियर, वाई लेवल तक लिक्विड आ चुका है और डी वाई और नीचे जाएगा, वाई लेवल तक आ चुका है और डी वाई और नीचे जाएगा, यहां से जो लिक्विड निकलेगा उसकी स्पीड आप बिंदास लिख सकते हो √2GY। आपका ये होता है सर कब लिख सकते हैं कब नहीं लिख सकते, बिंदास, यहाँ पी नॉट है यहाँ पी नॉट है, बिंदास लिख सकते हो, चाहे तो बर्नौली लगा के चेक भी कर लो। हाँ, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये एरिया क्रॉस सेक्शन इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि अच्छा खासा ये एरिया क्रॉस सेक्शन बहुत ही ज़्यादा कम है इसके कंपेरेटिवली, ठीक है, ये तो हम मान के चल रहे हैं, स्मॉल होल कहीं ना कहीं लिखा होगा स्मॉल होल, ये स्टैंडर्ड अप्रोक्सीमेशन है। वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होगी मुझे बताइए, आपसे वॉल्यूम फ्लो रेट देखिए, वॉल्यूम कितना बाहर निकल रहा है पर सेकंड, तो वॉल्यूम फ्लो रेट होती है AV, जो मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, वॉल्यूम फ्लो रेट होती है एरिया क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी, दैट्स ऑल, वॉल्यूम के फ्लो होने के रेट। तो यहाँ से वॉल्यूम कितने रेट से निकल रहा है, तो इसका क्रॉस सेक्शन मान लेता हूँ A, अच्छा इसका एरिया क्रॉस सेक्शन A मान लो, छोटा सा एरिया, इसका एरिया A है ना, A इंटू √2GY, ये जो पानी खाली हुआ यहीं से तो खाली होगा, अरे मान लो कभी आपने टैंक में से पानी खाली कर रहे हो तो टैंक में पानी नीचे से निकल रहा है लेकिन लिक्विड लेवल नीचे जा रहा है ना, तो ये वॉल्यूम यहीं से तो खाली हुआ है, यहां से कितना खाली हुआ है, तो मान लेता हूं इसकी रेडियस है x, ये एक सर्कुलर पार्ट गायब हो गया यहाँ से, अच्छा dy नीचे आ चुका है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा मुझे बताएंगे, इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम होगा πx², तो एरिया इंटू dy, ये तो वॉल्यूम हुआ, वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होगी, वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होगी, इंटू बाई dt। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, हाँ कि ना, वॉल्यूम फ्लो रेट जो होगी, वॉल्यूम जितना यहां से गायब हुआ डिवाइड बाय टाइम, ये वॉल्यूम फ्लो रेट होती है पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत जोड़ बाकी गुणा भाग करना है, खत्म, A√2GY बराबर x² की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहां से बताइए, x² की जगह क्या लिख सकता हूँ, y बराबर kx², तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x² की जगह लिख सकता हूं मैं √y/k, है ना, dy/dt। ये कुछ ज्यादा आसान नहीं हो गया, आप बोलेंगे सर कहाँ आसान हो गया, मुझे लग रहा है बहुत ही ज्यादा आसान हो गया, यहाँ √y है यहाँ √y है, भाई साहब y से खतरनाक शानदार आ रहा है, लीनियर फंक्शन आ गया, dy बराबर क्या आएगा बताओ, a रूट सब कुछ मल्टीप्लाई करो, a/π है ना, वैसे भी मैं इसको कांस्टेंट बोलने वाला हूं, मैं भाव नहीं देने वाला, और 2gk, सही है, dt इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, मैंने इसको कांस्टेंट बोल दो, तो y, अच्छा इंटीग्रेशन की लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, h माइनस वाई इनिशियल लिमिट, और ये 0 से t, हाँ अगर अच्छा लिक्विड लेवल डिक्रीज कर रहा है तो डेफिनेटली मुझे यहाँ एक माइनस लगाना पड़ेगा, कई बार बच्चे कहते हैं सर अब आपको याद आया, अरे यहाँ जब लिमिट लगाई तब मुझे याद आया कि भाई तो डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, तो dy/dt अपने आप में नेगेटिव है, मेरे को मैग्नीट्यूड कंपेयर करने होते तो dy/dt अपने आप में नेगेटिव है, ठीक है, क्या आएगा h माइनस वाई बराबर, ये एक कांस्टेंट मान लेता हूँ ct,
दैट्स ऑल। तो टाइम क्या आ रहा है मुझे बताएंगे, टाइम आ रहा है मेरा h माइनस वाई बाई सी। ठीक है, y और h में ये रिलेशन है, तो मेरे हिसाब से बहुत लल्लू सवाल हुआ। T1 T2 दोनों आ गए। T1 क्या आएगा मुझे बताएंगे, T1, ये तो बहुत लल्लू सवाल हुआ। अरे लीनियर फंक्शन है, सीधा सीधा एक आंसर आ जाएगा, एक आंसर आएगा, लीनियरिटी आ गई है। करूं, चलो लाओ, क्या आएगा T1, क्या आएगा T1 आएगा, या आप चाहें तो इनिशियल हाइट माइनस फाइनल हाइट ऐसे कर लो। इनिशियल हाइट तो आपके लिए आसान कर देता हूँ मैथ्स, ताकि आपको अच्छा लगे दिखने लिखने में। बाकी तो मैं तो स्ट्रेट लाइन फंक्शन आ चुका है, सीधे आंसर बोल रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए आसान बना देता हूँ। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, h/4 डिवाइड बाई सी, खत्म। T2 कितना आएगा बताओ, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, h/4 डिवाइड बाई सी। और मैंने सीधे बोला जब लीनियर फंक्शन बन गया है तो इक्वल इंटरवल में, अरे लीनियर फंक्शन का x इक्वल बढ़ाओगे तो y इक्वल बढ़ता है, स्ट्रेट लाइन ऐसे बढ़ती है यार, जितना यहाँ x बढ़ाओगे तो यहाँ x में भी उतना ही y इंक्रीज मिलता है। सेम, यही तो स्ट्रेट लाइन की खासियत होती है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज होता है, सेम इंटरवल्स में सेम इंक्रीज होगा। तो सीधा सा है मेरे हिसाब से, तो इसका आंसर 1 है, दैट्स ऑल, 1। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मैथ्स नहीं लगवाई, मैथ्स लगवाई है, लॉजिक लगवाया, लेकिन मैथ्स आसान कर दी लास्ट में, सिंपल स्ट्रेट लाइन फंक्शन बना दिया, कोई पैराबोला वैराबोला नहीं। अगला आइए, फ्लूइड डायनेमिक्स में, ये मैंने आपको कहा था पॉइजलीज इक्वेशन, एक बढ़िया इक्वेशन है, इसमें बहुत कुछ पूछा जा सकता है, आपके सिलेबस में ही है। ठीक है, ये फ्लूइड डायनेमिक्स और विस्कोसिटी को कॉम्बो करके, और बहुत आसान है। लोग कहते हैं पॉइजली इक्वेशन सिलेबस में नहीं है, मैं भी कहता हूँ कि इतना मैं नहीं मानता, लेकिन ऐसा तो हॉल इफेक्ट भी नहीं है, उन्होंने लिखा तो नहीं है ना, मैंने कहा हॉल इफेक्ट हम पढ़ाते ही थे, और आया तो पैराग्राफ आया, तो पॉइजली भी किसी न किसी दिन टपकेगी। ठीक है, आसान है, एक बार देखी हुई होनी चाहिए, सवाल पढ़ लीजिए। मैं तो देखिए इसका पूरे की पूरी चीज नोट्स में रखता ही हूं कि भाई ये चीज पता होनी चाहिए कि एक ट्यूब से जब लिक्विड फ्लो हो रहा है, भाई सिलेबस में विस्कोसिटी है, सिलेबस में फ्लूइड फ्लो है, खत्म बात, और इसमें बेसिक बेसिक लगा के अभी सब कुछ डिराइव कर लेंगे। देखिए, व्हेन अ विस्कस लिक्विड फ्लो, एडजेसेंट लेयर oppose their relative motion by applying a viscous force given by F is equal to minus eta A dV by dz, where eta बराबर coefficient of viscosity, A बराबर surface area of adjacent layer in contact, dV by dz velocity gradient। ये मेरे हिसाब से आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आपको पता ही है, लिखा है। ठीक है, नाउ अ विस्कस लिक्विड हैविंग कोएफिशिएंट of viscosity eta is flowing through a fixed tube of length L एंड रेडियस आर, अंडर प्रेशर डिफरेंस P, अंडर प्रेशर डिफरेंस P मतलब, और यहाँ प्रेशर P1 है तो यहाँ प्रेशर P1 प्लस P है। ठीक है, हर पॉइंट पे प्रेशर डिफरेंस, मतलब इस पूरे क्रॉस सेक्शन पे प्रेशर P2 और इस पूरे क्रॉस सेक्शन पे P1 है। ठीक है, क्लियर, बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द ट्यूब। तो आपको ये देखना है कि वेलोसिटी क्या होगी, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, क्वेश्चन उन्होंने शायद पूछा है, क्वेश्चन से ज़्यादा मेरी इंपॉर्टेंस है इस कॉन्सेप्ट को समझना। ठीक है, आपने विस्कोसिटी में रिवर फ्लो जब होती है तो आपने विस्कोसिटी में वेलोसिटी ग्रेडियंट बनाए होंगे, जब ये बनाए हैं तो सिलेंडर में जेई क्यों नहीं पूछ सकती, सेम कॉन्सेप्ट ही तो लग रहा है, सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है। इसको आप कहते थे कि सर यहाँ एक नाव चला रहे हैं, ऐसे 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 ये लीनियर वेरिएशन होता था, है ना, या जब एक ब्लॉक इंक्लाइन पे नीचे खिसकता हुआ आ रहा है तो ये एक लीनियर वाला वेरिएशन था, उसमें आप ऐसे कह लो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन थी, अभी ये कुछ और कर्व आ गया, और क्या। ठीक है, तो इसको कैसे करना है, बहुत आराम से देखिए, आपको विस्कोसिटी के कुछ कॉन्सेप्ट्स बता देता हूं। हम ये मानते हैं एक आइडियली इस डायग्राम को बनाने में मैंने एक चीज मानी है, क्या, चलो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए ये दो प्लेट्स है, मैं अगले पेज पे इसको डिराइव कर लूंगा, पहले मैं एक क्वेश्चन समझा देता हूं। ठीक है, ये दो प्लेट है, मान लीजिए ये V1 स्पीड से चल रही है, ये V2 स्पीड से चल रही है, इनके बीच में एक लिक्विड भरा हुआ है, इनके बीच में एक लिक्विड भरा हुआ है, और इन दोनों के बीच में गैप है H, और जो लिक्विड है उसका विस्कोसिटी कोएफिशिएंट है ईटा। आपसे पूछा जाएगा कि ऊपर वाली प्लेट को चलाने के लिए फोर्स बताओ या नीचे वाली प्लेट को चलाने के लिए फोर्स बताओ, सो ऑन।
या ऊपर वाली प्लेट पर विस्कस फोर्स कितना लग रहा है एंड सो ऑन। ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये तो आते हैं इस टाइप के, ये तो आपने कई बार देखे होंगे, है ना। मतलब अगर अच्छा कोई कंटेंट कर रहे होगे तो वहाँ देखा होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जेईई मेंस की तैयारी के दौरान आपने कहा सर ऐसे लेवल के क्वेश्चन देखे, नहीं, पॉसिबल नहीं है ना। तो अभी ये है, तो विस्कोसिटी वाला जो फोर्स होता है वो क्या होता है, ईटा ए डीवी बाई डी एच, है ना। जब ये दो फ्लैट प्लेटों के बीच में होता है तो आप इसे, अच्छा ये माइनस आता है, माइनस मतलब वो माइनस तो ये बताता है कि अगर वेलोसिटी जिधर बढ़ रही है उसके ऑपोजिट लगेगा। इसको आप कर देते हो डेल वी बाई एच, फ्लैट सरफेसेस के लिए, इनके लिए ये फॉर्मूला ऐसा बन जाता है। हम ये मान लेते हैं कि वेलोसिटी ग्रेडियंट लीनियरली चेंज हुआ है, तो स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप, स्ट्रेट लाइन के लिए डी वाई बाई डी एक्स और वाई टू माइनस वाई वन और एक्स टू माइनस एक्स वन सेम होता है। ये लग जाता है, आपने ये लगाया होगा कि हाँ हाँ, आप बोलेंगे हाँ सर ये लगा है, तो यही वाली चीज़ है। अब क्या लगेगा, मान लो इसका सरफेस एरिया ए है, इसका सरफेस एरिया ए है, ठीक है। तो हम ये लिखते हैं ईटा ए, दोनों की वेलोसिटी में अंतर कितना है, तो आप बोलेंगे v1 माइनस वी टू, नहीं v1 प्लस वी टू, यार वेलोसिटी ऑपोजिट है। अच्छा रिलेटिव वेलोसिटी देखिए, डेल v का मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी, इसको रोक दो तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी v1 प्लस v2 है। ये आ गया फोर्स का मैग्नीट्यूड। ये माइनस ये बताता है कि इसको इसके वेलोसिटी के ऑपोजिट लगेगा विस्कस फोर्स, इसके ऑपोजिट लगेगा विस्कस फोर्स, और इस पर इसके वेलोसिटी के मतलब रिलेटिव मोशन के ऑपोजिट लगेगा। ये आपने किया होगा, ये स्टैंडर्ड विस्कोसिटी वाला है। लेकिन इसमें एक अप्रोक्सीमेशन है जो शायद आपको याद है या नहीं है, मुझे नहीं पता, ठीक है। ये आपने आपने v1 v2 कैसे लिखे, ये v1 तो प्लेट की वेलोसिटी है ना, जबकि विस्कस फॉर्मूला तो लिक्विड की दो लेयर्स के बीच में लग रहा है, प्लेट तो लिक्विड नहीं है, ठीक है। तो हम ये मानते हैं कि इस प्लेट के जस्ट नीचे वाली जो लिक्विड की लेयर है, इसके जस्ट नीचे वाले लिक्विड की लेयर है, ये स्टैंडर्ड अप्रोक्सीमेशन है जेई का, ये प्लेट है। और यहां पे ये डीवी बाई डी एच या वी डेल वी बाई एच में वेलोसिटी आपको लिक्विड लेयर की लेनी होती है, लिक्विड लेयर की लेनी होती है, तो आपका एक अप्रोक्सीमेशन है। और ये है क्लोजेस्ट क्लोजेस्ट लेयर ऑफ लिक्विड, लेयर ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो क्लोजेस्ट लेयर ऑफ लिक्विड जो होती है उसकी वेलोसिटी और प्लेट की वेलोसिटी को हम सेम मान लेते हैं, ये अप्रोक्सीमेशन है आपके सिलेबस का। हम ये मानते हैं कि लिक्विड लेयर जिस सरफेस के कांटेक्ट में उसी की वेलोसिटी से चल रही है, इसीलिए हम रिवर के बेड पर लिक्विड लेयर की वेलोसिटी को जीरो मानते हैं। और ऊपर अगर कोई ऐसे प्लेटफॉर्म चल रहा है, कोई प्लेटफॉर्म चल रहा है, तो उस प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी अगर v है तो टॉप मोस्ट लेयर की वेलोसिटी को भी v ही मानते हैं। हमारा एक बहुत स्टैंडर्ड अप्रोक्सीमेशन है, ये जेईई के सिलेबस में है। हम ये मानते हैं कि जो लेयर लिक्विड से कांटेक्ट में है वो सरफेस जिस स्पीड से चल रही है उसके जस्ट पास वाली लेयर भी उसी स्पीड से चल रही है। क्लियर। तो अब मैं आपको पॉइजलीज इक्वेशन जो है, मैं नाम लिए बिना, देखिए पॉइजलीज इक्वेशन कहीं नाम भी नहीं लिया है और सवाल कर रहे हैं हम, तो पॉइजलीज इक्वेशन कहाँ नाम लिया बताइए, क्वेश्चन में कहीं नाम भी नहीं आया। यहां ये ऐसे है। अब मैं तो कह रहा हूं वो सिर्फ आपसे एक डायग्राम पूछ लें, मैं तो क्वेश्चन की पूरी चीर फाड़ करवाऊंगा। अगर वो सिर्फ एक डायग्राम पूछ लें कि वेलोसिटी का डायग्राम बताइए, तो जैसे ही उन्होंने क्वेश्चन बदला वो चाह रहे हैं कि आप कॉन्सेप्ट पे रहे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बता चुका हूं क्या काम आने वाला है। देखिए जो भी सिलेंडर के कांटेक्ट में रहेगी ना ये वाली इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, यहां भी वेलोसिटी जीरो होगी। मेरी बात समझ रहे हैं? क्यों, ट्यूब तो रुकी हुई है ना, ट्यूब तो रुकी हुई है, तो पानी की ट्यूब है यार, ये ग्लास है, अब पानी पीना पड़ेगा यार मुझे, पी लेता हूँ लो। ये ग्लास है, ये ट्यूब है, तो पानी ऐसे फ्लो कर रहा है ऐसे, तो ये जो लेयर है, ये जो लेयर है जो इसके कांटेक्ट में है वो रुकी हुई रहेगी क्योंकि ट्यूब रुकी हुई है, ये मानना है। तो जैसे जैसे आप अंदर जाओगे वेलोसिटी बढ़ेगी 100%। इसमें वेलोसिटी की प्रोफाइल ऐसे आने वाली है, हाँ स्ट्रेट लाइन आएगी, मुझे नहीं पता, फंक्शन मुझे निकालना है, ऐसे आएगी। तो अगर आपसे कोई सिर्फ छोटा सा सवाल पूछ दी जाए थ्योरेटिकली, तो मैंने कहा ना इजी मॉडरेट टफ सब एक में ही कवर हो जाता है। मैं क्वेश्चन वो पिक कर रहा हूँ जिससे मैं बहुत सारी बात कर पाऊँ। तो अगर वो आपसे पूछते हैं वेलोसिटी मैक्स कहाँ है, मैं मान लेता हूँ सेंटर पे वी नॉट है। वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ है याद रखिएगा, एक्सिस पर। क्या मेरी बात क्लियर? और सरकमफ्रेंस पर मतलब कर्व सरफेस पे जीरो। अब है क्या, इस इक्वेशन को लाने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, सुनना। मैं एक सिलेंडर का एफबीडी बना रहा हूं,
एक सिलेंडर का एफबीडी बना रहा हूं, है ना। येलो वाले सिलेंडर का एफबीडी बना रहा हूं, उस पर जस्ट बार वाली लेयर भी बना रहा हूं। एफबीडी मैंने येलो वाले का बनाया, लेकिन मैंने दो कलर्स यूज किए हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे। देखिए ये जो येलो वाला है, येलो वाला है, इस पर मैं बाहर से फोर्स देखूं तो क्या होगा, इस पर मैं बाहर से फोर्स देखूं तो क्या होगा, ठीक है। मतलब इस लेयर पर अगर मेरे को बाहर से फोर्स देखना है तो क्या क्या है, ठीक है। अच्छा इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, जो भी एक बार अचीव हो जाएगी वो कांस्टेंट है। अच्छा एक बार जो भी अचीव हो जाएगी, स्टेडी स्टेट फ्लो है, आप क्वेश्चन में देख लीजिए। अप्लाइंग विस्कस फोर्स दिस, ठीक है। अगर कुछ दिया नहीं है तो मैं मान रहा हूँ स्टेडी स्टेट फ्लो है, ठीक है। स्टेडी स्टेट फ्लो, स्टेडी स्टेट फ्लो। अब जैसे ही मैं एक चीज बोलता हूँ, बच्चों को एक चीज दिमाग खराब होता है कि सर मैं अभी F बराबर नेट फोर्स जीरो करने वाला हूँ। बच्चों को लगता है सर वेलोसिटी तो वेरिएबल है, फिर नेट फोर्स जीरो कैसे। देखो ये वाला जो एलिमेंट यहाँ वी नॉट स्पीड से एंटर हुआ था, ये यहाँ से वी नॉट से ही लीव हुआ है। ये यहाँ कोई जर्नल डिस्टेंस पे जो v स्पीड से एंटर हुआ था वो v से ही एग्जिट हुआ है। तो अगर मोमेंटम देखो, तो अगर मैं इस r वाले का मोमेंटम, हाँ इसके हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जो एंटर हुआ है उसका मोमेंटम और जो एग्जिट हुआ है उसका मोमेंटम, क्या डिफरेंस है, क्या मोमेंटम बदला। F बराबर dp बाई dt की बात कर रहा हूँ, इनर्शियल फ्रेम से, ग्राउंड फ्रेम से। जो वाटर इन हुआ उसका वेलोसिटी प्रोफाइल अलग अलग होगी, सबके अलग अलग है, लेकिन इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम सेम है कि नहीं। इस सबसे अंदर वाले की वेलोसिटी वी नॉट थी, एंटर होते हुए, एग्जिट होते हुए वी नॉट है। यहाँ की वी थी तो यहाँ की भी वी है, तो मोमेंटम सेम है, तो कोई नेट फोर्स जीरो है। तो अगर नेट फोर्स जीरो है तो इस पर जो बाहर से फोर्स लग रहा है, ठीक है, बाहर पर कौन फोर्स लग रहा है, येलो वाले के एफबीडी पे सोचिएगा, जो बाहर इस पर, इस येलो वाले पे नेट फोर्स जीरो होगा, नेट फोर्स जीरो होगा, क्योंकि मोमेंटम कांस्टेंट है स्टेडी स्टेट पे, मोमेंटम कांस्टेंट है, ठीक है। आप बोलेंगे सर स्टेडी स्टेट बोला नहीं, तो हम मान के चलेंगे पूरी ट्यूब भरी हुई है, ऐसा थोड़ी आधी ट्यूब भरी हुई है, एक बार ट्यूब भर गई तो फिर तो ये कांस्टेंटली चलता जाएगा। तो नेट फोर्स जीरो। अब नेट फोर्स इस पे कौन सा लग रहा है, यहाँ पे प्रेशर के कारण एक फोर्स लग रहा है। अच्छा इधर से प्रेशर है, इधर से प्रेशर है, दोनों प्रेशर डिफरेंस के कारण, प्रेशर डिफरेंस के कारण एक फोर्स लग रहा है P इंटू पाई आर स्क्वायर। आर रेडियस का मैंने ये एलिमेंट माना है, आर रेडियस का एलिमेंट माना है, क्या मेरी बात क्लियर। अच्छा यहाँ पर प्रेशर लग रहा होगा, मैंने P1 P2 नाम दिए होंगे ना, मैं वही नाम ले लेता हूँ P2। यहाँ लग रहा होगा P2 इंटू एरिया, यहाँ लग रहा होगा P1 इंटू एरिया, क्या मेरी बात क्लियर है। तो P2 इंटू एरिया और P1 इंटू एरिया का मिला के आ जाएगा P2 एरिया माइनस P1 एरिया, और हो जाएगा P इंटू पाई आर स्क्वायर। उन्होंने डिफरेंस दिया है। विस्कस फोर्स के बराबर होगा अगर नेट फोर्स है तो वो आएगा माइनस ईटा ए डीवी बाई डी आर। ये माइनस इस बार मैं पहले से ध्यान रख रहा हूं इस बार, ठीक है। क्यों, आप देखिए जैसे जैसे आप आर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वेलोसिटी घटेगी, वैसे वैसे वेलोसिटी घट रही है, एक्सेस पे मैक्सिमम है, तो डीवी बाई डी आर इटसेल्फ नेगेटिव है, मैं मैग्नीट्यूड कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है, माइनस एरिया। अब ये किस किस के बीच में फोर्स है, ध्यान रखिएगा, यही चीज के लिए मैंने एक पिंक और एक येलो कलर बनाया है। आपका इमेजिनेशन क्या इतना पावरफुल है, क्या आप ये सोच पा रहे हैं, येलो वाला के अंदर जो भी विस्कस लग रहा है वो सब इंटरनल है, येलो पाले पे जो ये पिंक वाला फोर्स लगा रहा है ये एक्सटर्नल है। पिंक वाला बार वाला बंदा है, मैंने सिर्फ येलो पार्ट का एफबीडी बनाया है, पिंक वाला उसके आउटर साइड का है। दो लेयर्स के बीच में लगता है विस्कस फोर्स, तो दो लेयर्स बनाई है मैंने, उसकी तैयारी पहले ही कर दी थी। पिंक वाली एक्सटर्नल लेयर है, पिंक वाले के बाहर, पिंक और पिंक वाले के बाहर पूरा एक्सटर्नल है। पिंक वाला और येलो वाले के बीच में जो विस्कस फोर्स लगा है, आप बोलेंगे सर येलो के अंदर आपने येलो सॉलिड बनाया, उसके अंदर वो सब इंटरनल फोर्सेस है, आपस में लगा रहे हैं एक्शन की रिएक्शन, एक लेयर पे इधर लगेगा तो एक पे इधर लगेगा। कितना लगेगा, एरिया, एरिया कितना है मुझे बताएंगे, एरिया इन लेयर्स का एरिया, तो 2 पाई आर इंटू एल, ये लेंथ एल है, तो ये आएगा ईटा 2 पाई आर एल डीवी बाई डी आर, डीवी बाई डी आर, तो डीवी बाई डी आर एज इट इज, मुझे वेलोसिटी एज अ फंक्शन चाहिए, दैट्स ऑल, क्वेश्चन खत्म, फिजिक्स खत्म, दैट्स इट। अगर यहां तक सब समझ में आया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आया तो भी अच्छी बात है, आपको क्लियर रहेगा कि ये क्वेश्चन नहीं करना है एग्जाम में, अटेम्प्ट करने के लिए टाइम वेस्ट तो नहीं करोगे। अगर नहीं समझ में आया तो क्लियरिटी रहे। अबे सिलेक्शन का पेपर है, मतलब आपका जे एडवांस का रिजेक्शन सिलेक्शन दोनों का पेपर है, आसान सेलेक्ट करो और टफ को रिजेक्ट करो।
सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब इसे हम हल करेंगे तो अवश्य बेटा फल मिलेगा। अब सबसे गंदा काम आ गया, जो मुझे सबसे गंदा लगता है यार, कैलकुलेशन। अरे कैलकुलेशन मुझे बहुत पसंद है, सामने मेरे बच्चा बैठा होना चाहिए, तब मैं बादशाह हूं। तब मुझे लगता है कुछ भी कर दो, खटाखट खटाखट बच्चा बता देगा ये एरर हो गई। डी आर इधर लाओ, पाई पाई कट गया, आर आर कट गया, पी आर बाई ईटा टू ईटा एल, शायद मेरे यहाँ से यही है। पाई पाई कट गया, अरे मैं कुछ कुछ खा जाता हूँ, भूख लगती है कई बार। पी आर ठीक है, पाई टू नीचे आ गया, ईटा एल ठीक है, डी आर। लिमिट लिमिट लिमिट, क्या एक्सेस पे वेलोसिटी पता है? नहीं, आपको वेलोसिटी पता है कैपिटल आर पे, इसीलिए तो -7 के साथ। अच्छा ये माइनस, देखो खा गया ना ठीक है, ये माइनस। लिमिट इसकी आएगी आर से लगा कर स्मॉल आर और 0 से v, इंटीग्रेट कर लो, क्या आएगा? v बराबर, अच्छा ये इस माइनस का मतलब मैं लिमिट उल्टी लगा देता हूँ, आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो p बाई 4 ईटा एल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर आपको ये सारी बकवास से बचने का है तो ये वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ, ध्यान रखना, पैराबोलिक होगी। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ आर, याद रखना, स्ट्रेट लाइन नहीं होता, सिलेंडर में पैराबोला आता है, तो ये याद रख सकते हो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन वो फ्लैट सर्फेसेस में स्ट्रेट लाइन होता है, तो एक क्वेश्चन में जरूर लेता हूँ, ठीक है। ये पैराबोलिक है, ठीक है। वेलोसिटी और आर में वेरिएशन ग्राफ बना सकते हो भैया, वेलोसिटी और स्मॉल आर में, वेलोसिटी वर्सेस स्मॉल आर में ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। आपको पता है एक्सेस पर मैक्सिमम है और पैराबोला बनेगा, यहाँ वेलोसिटी v नॉट है, यहाँ जाके 0 है, ठीक है, यहाँ जाके 0 है कैपिटल आर पे, पैराबोलिक बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला, और यही बनेगा वर्टेक्स का, ये आएगा, चेक कर लीजिएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, पक्का। अब क्लियर, बाकी तो आप देख लीजिएगा। अभी यह है कि अगला क्या है अपना, हाँ, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम स्पीड, ठीक है, या वेलोसिटी बोल दो, कहाँ होगी मुझे बताएंगे? r इक्वल्स टू 0 पे, इसको मैं v नॉट बोल रहा हूँ, तो v नॉट बराबर क्या आएगा बताओ? पी आर स्क्वायर बाई 4 ईटा एल, दैट्स ऑल। क्लियर? ये पूरी बात करना पॉइजली है, पॉइजली वैसे बताता है वॉल्यूम फ्लो रेट। अब मेरा वही काम बचा है, वॉल्यूम फ्लो रेट, तो सब कुछ कैलकुलेट करवा दूंगा बिना क्वेश्चन जाने। अभी तो मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है, वॉल्यूम फ्लो रेट क्यों निकालना है, कितना पानी बह रहा है। अब बोलूंगा सर इतना लप्पू सवाल, ए इंटू वी। हाँ यार सही बात है यार, तुम मेरे को ऐसे ही, मैं फालतू में तुम्हें कंफ्यूज कर किए बैठा हूँ, इतना आसान सवाल तो ए इंटू वी। वी कॉन्स्टेंट है क्या यार हर जगह? वी कॉन्स्टेंट है क्या हर पॉइंट पे? वी अलग अलग है, तो भैया आपका वॉल्यूम फ्लो रेट जो आएगी दैट इज वी डी ए। अच्छा ए इंटू वी है, लेकिन मैं क्या करूंगा, यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा, आर डिस्टेंस पे जाके वही डी आर एलिमेंट वाला, डी आर, समझ आ रहा है? यहां से आर डिस्टेंस पे डी आर, यहां वेलोसिटी मुझे पता है हर जगह वी है, ठीक है, तो v इंटू, अच्छा v की वैल्यू रखिए p बाई 4 ईटा एल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू डी ए। इसका एरिया बताइए, इस रिंग का एरिया बताइए, इस रिंग का एरिया, अरे एरिया क्रॉस सेक्शन, वेलोसिटी वेरिएबल है यार, तो मुझे इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा, 2 पाई आर डी आर, लिमिट 0 से कैपिटल आर। अच्छा इसमें भी वो क्वेश्चन फंसा सकते हैं कि अंदर वाले आधे एरिया में और बाहर वाले आधे का रेशियो बताओ, कुछ भी फंसा सकते हो, तो मैंने तो बेसिक से सब करवा दिया, ठीक है, क्लियर। जनरली तो ये क्लास में डिराइव हुई भी होती है, तो सीधे सवाल ही दे सकता हूं मैं, ठीक है। क्या आया, 2 कट गया, तो पी पाई बाई 4 नहीं 2 ईटा एल, कैलकुलेशन देख लेना यार, 2 ईटा एल, ठीक है, पी पाई बाई 2 ईटा एल, है ना? सही है यहां तक? अंदर इंटीग्रेट मारो, मैं यार स्लो मोशन में तो नहीं करूंगा, आर स्क्वायर करूंगा तो आर का इंटीग्रेशन होगा आर स्क्वायर बाई 2, तो आर की पावर 4/4 माइनस, वहां आर क्यूब आएगा, नहीं बाई 2 आएगा, सॉरी शक्तिमान, एक मिनट, इसका आर स्क्वायर बाई 2 आएगा, वो 2 मैंने ये फालतू मल्टीप्लाई कर दिया, वो तो पहले ही ले लिया था, ठीक है, ये सब हो गया, माइनस आर की पावर 4/4, ठीक है। क्या आएगा बताइए, ये आ गया आपका पाई पी आर की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 ईटा एल, दिस इज नोन एज पॉइजली इक्वेशन, वॉल्यूम फ्लो रेट। अब जिसका आंसर देना दे देना, 2 क्वेश्चन है, दोनों निपटा दो।
निपटाएं। ये याद रखने का एक काम करते हैं, इसमें यार आगे करना मुझे आता नहीं है, मैं काम करता हूँ अलग से ही लिख देता हूँ। Q बराबर पाई पी आर की पावर 4 डिवाइडेड बाई कितना था 8 ईटा एल, 8 ही आया था ना। ये पॉइंट्स लिए चाहे तो याद रखना, एक तो वेलोसिटी याद रख लेना, एक क्यू याद रख लेना मन हो तो, वरना तो मैंने तो डिराइव करना सिखाया हुआ, याद रह जाएगा तो बढ़िया है। अब बताओ, विस्कस फोर्स ऑन सिलेंड्रिकल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वेरीज एज। विस्कस फोर्स क्या होता है? आर के साथ वेरिएबल पूछा है, आर डिस्टेंस पे, यहां से आर डिस्टेंस पे पूछा है डायग्राम में, ठीक है। तो ईटा इंटू 2 पाई आर डी बाई डी आर, क्या यही था विस्कस फोर्स? अरे हाँ, सॉरी नहीं यार क्या कर रहा हूं मैं, विस्कस फोर्स माइनस ईटा 2 पाई आर एल, सॉरी एल खा गया, डीवी बाई डी आर। वी क्या है? वी वेलोसिटी, देख के लिखूंगा, पी बाई 4 ईटा एल, पी बाई 4 ईटा एल। बच्चे कहते हैं सर आपको याद नहीं और हमें याद करने को कह रहे हो, मुझे यही थोड़ी देनी है, मुझे यही थोड़ी देनी है। हाँ मुझे कॉन्सेप्ट सारे लगाने आते हैं भैया, खत्म बात। मैं याद बात नहीं करता फालतू फॉर्मूले, ठीक है। क्या आएगा मुझे बताओ कि माइनस ईटा 2 पाई आर एल और डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी आर, उसे डिफरेंशिएट करो, पी बाई 4 ईटा एल और उसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस टू आर, ठीक है। दैट्स ऑल, ये रहा आपका विस्कस फोर्स। तो कोई विस्कस फोर्स बताए तो भी आ गया, तो विस्कस फोर्स जो भी आएगा निकाल लेना यार। क्या आएगा मुझे बताओ, एल एल गया, ईटा ईटा गया, ये गया, तो पी बाई पाई 2 भी गया ना यार, पी पाई आर स्क्वायर, 4 गया, ईटा गया, एल गया, पी इंटू दिस। पक्का? इस आंसर को देख के आपको समझ नहीं आ रहा, ये एक और तरीके से ला सकता था मैं, जो डेरिवेशन था उसी में था ये। अब बोलोगे सर डेरिवेशन में कहाँ था? याद करो डेरिवेशन में क्या बताया था कि प्रेशर के कारण जो फोर्स लग रहा है पी इंटू पाई आर स्क्वायर लग रहा है, और एक लग रहा है विस्कस फोर्स, तो सीधे वहीं से ला सकते थे, इतना करने की जरूरत क्या है। हाँ ठीक है, ले आए तो क्रॉस चेक भी हो गया। अरे अभी 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 डेरिवेशन की शुरुआत तो यहीं से की थी ना यार, तो सीधे ही ले आते। तो इसके लिए तो डेरिवेशन करने की जरूरत ही नहीं थी, पहला तो इजी पीजी क्वेश्चन है, इजी पीजी डन। अरे यार सीधा बस इस लेयर पे अभी जो डेरिवेशन का स्टार्ट यहीं से किया था, प्रेशर कारण फोर्स बराबर विस्कस फोर्स एलिमेंट पे, ये मुझे पता था। लेकिन फिर मैं वो करता तो बच्चे कहते सर ये कैसे आया वो कैसे आया, ठीक है। फोर्स एक्टिंग ऑन ट्यूब ड्यू टू लिक्विड इज फोर्स एक्टिंग ऑन ट्यूब, तो एक ही बताइए ट्यूब पर फिर फोर्स कितना होगा, जितना पूरा प्रेशर कारण। अब क्या होगा, जैसे ही मैं ये करूंगा बच्चे कहेंगे इस बार तो मैं बता दूंगा भैया, इस बार तो मैं सीधा बता दूंगा, सर ने कहा था कि पूरे एलिमेंट पर ही प्रेशर का जितना फोर्स है उतना ट्यूब लगा रही होगी, अगर पूरे लिक्विड का एफबीडी बनाओ। तो बच्चे कहेंगे सर पी इंटू पाई आर स्क्वायर आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, पी इंटू पाई आर स्क्वायर। देख लो एबीसीडी ऑप्शन में कहीं है क्या? अरे जेई है, समझदार है, तो इसलिए मैंने इस बार जानबूझ के, पिछले क्वेश्चन में मैंने जानबूझ के वो रख दिया कि आप उसे दूसरे तरीके से भी सोच पाए, लेकिन इस बार मैंने हटा दिया। अच्छा पी इंटू पाई आर स्क्वायर होता तो आसान हो जाता। हाँ, आप बोलेंगे सर फिर आंसर क्यों नहीं है? आंसर किसी और के टर्म में, वी नॉट के टर्म में, तो वी नॉट तो निकालने जाना ही पड़ेगा बेटा, वी नॉट तो निकालने जाना पड़ेगा, यही तो चाल थी, ठीक है, यही तो चाल थी। वी नॉट कितना है, पी आर स्क्वायर बाई 4 ईटेल, वी नॉट है पी आर स्क्वायर बाई 4 ईटाइल। हाँ आंसर ये सही है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही आंसर है। और आप चाहें तो विस्कस फोर्स को उससे भी निकालिए जो पिछला निकाला है, ईटा 2 पाई आर डी बाई डी आर, फिर एल खा गया, डन। इससे भी निकालिए, ठीक है, इससे भी निकालिए, वही आएगा। अरे प्रूव कर दिया था पिछली बार, तो आंसर तो यही है। अब एक चीज बताइए, पी इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू रख दो, तो जानबूझ के आंसर ही बदल दिया, ठीक है। पी इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो पाई इंटू 4 ईटा एल वी नॉट, दैट्स ऑल। अरे पी आर स्क्वायर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स आंसर। मैं वॉल्यूम फ्लो रेट के टर्म में भी पूछ सकता था, आई कैन आस्क इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम फ्लो रेट, तो और गंदा हो जाता। वो कहते हैं कि 2 लीटर पर सेकंड पानी बह रहा है, 2 लीटर पर सेकंड, तो मतलब 2 केजी पर सेकंड, नहीं वो वॉल्यूम है ना, तो 2 लीटर। अच्छा फ्लूइड में ये तो पता है ना, 1 लीटर मतलब होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। अरे 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, ये स्टैंडर्ड लीटर की परिभाषा है। तो मैंने बाई चांस चलो एक ये डेटा बोल दिया, 2 लीटर पर सेकेंड,
तो 2 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड होता है बेटा। वो 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है बेटा। ये स्टैंडर्ड है दुनिया, स्टैंडर्ड वो वॉल्यूम की यूनिट होती है। तो 2 लीटर पर सेकेंड बोला है, इसका मतलब है 2 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड है। ऐसा ही में काम करने का पता चले कि इतना सब सिखाया, यूनिट में रायता फैला के आ गए आप लोग। आओ सरफेस टेंशन का सवाल, सरफेस टेंशन का सवाल। आइए, सरफेस टेंशन का एक सवाल है। वाटर wet glass, which wet glass is stuck between two parallel glass plate? The distance between plate is d and the diameter of trapped water is कैपिटल D. What is force acting? स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, ये जब भी लाइन लिखी हुई है ना, इसका मतलब क्या है ध्यान रखिएगा। इसका मतलब है एंगल ऑफ कांटेक्ट आपको नियरली 0 लेना है, अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो, ठीक है। ये स्टैंडर्ड कुछ शब्द होते हैं जिनसे कुछ मतलब निकलते हैं कि लिक्विड वेट द सरफेस, और आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट की जरूरत पड़ रही है और उसका डेटा नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज प्रैक्टिस है जो आपको ध्यान रखनी है। क्या मेरी बात क्लियर है? 100% पक्का? चलिए, चलो क्या है, चलो कहां से शुरू करूं? स्पेयर की फोटो बनाता हूं। ये स्पेरिकल सरफेस है, ये स्पेरिकल सरफेस है ना। कैसे शुरू करूं? चलो बनाई देता हूं। ये स्पेरिकल सरफेस है, स्पेरिकल, ये स्पेरिकल सरफेस है। एक तरफ लिक्विड है और एक तरफ नहीं है, एक तरफ लिक्विड है और एक तरफ नहीं है, ठीक है। किधर भी आप लिक्विड मान लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए पानी इधर मान लेता हूं, पानी इधर मान लेता हूं, है ना। ये ध्यान रखिएगा, हमेशा हमेशा एक रूल होता है, हमेशा एक रूल होता है। क्या रूल होता है? कि जो भी आपका कॉनकेव साइड होगा वहां प्रेशर ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ प्रेशर है P1, ठीक है। मैं ऐसे लिख देता हूं, यहाँ प्रेशर है P1 और यहाँ जो प्रेशर है वो है P2, और इस सरफेस की रेडियस है R। अगर ये स्पेरिकल है, याद रखिएगा हमेशा कॉन्वेक्स साइड कम होता है, ये दिमाग में रट के रखिएगा। चाहे आप सोप बबल कर रहे हो, चाहे वाटर ड्रॉप कर रहे हो, चाहे आप एयर बबल कर रहे हो, या कैपलरी सॉल्व कर रहे हो, या कुछ भी सॉल्व कर रहे हो सरफेस टेंशन में, तो वहाँ ध्यान रखिएगा हमेशा कॉन्वेक्स साइड प्रेशर कम होता है, कॉनकेव साइड ज़्यादा होता है। वैसे तो मैं दो सर्फेसेस बताने वाला हूँ, स्पेरिकल और सिलेंड्रिकल। मैं बहुत सारे शेप बता सकता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली बात है अभी मेरे को लग नहीं रहा कि उसको अगर मैं बताऊंगा, इसीलिए मैं सोचने लग गया था 1 मिनट। उसको मैं बताऊंगा पाऊंगा तो शायद आप समझ पाए। अगर आपको पहले से पता होगा तो शायद समझना आसान होगा, लेकिन नहीं पता होगा तो आपका दिमाग खूब घूम जाएगा। तो बेटर है मैं वो नहीं इन्वॉल्व कर रहा। अगर ये स्पेरिकल सरफेस है तो याद रखिएगा P1 जो है वो P2 से 2T/R ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा? 2T/R ज़्यादा होगा। इज इट क्लियर? लेकिन अगर ये कोई भी कर्व्ड सरफेस है दुनिया की, ये कोई भी कर्व्ड सरफेस है जिसकी परपेंडिकुलर 2 रेडियसेस होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ शेप क्या बनेगा पहले बताइए। ये स्पेरिकल के लिए, ठीक है, ये स्पेरिकल के लिए। अगर यही सरफेस सिलेंड्रिकल होती, अगर यही सरफेस क्या होती? सिलेंड्रिकल। अगर ये स्पेरिकल होती, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ये स्पेरिकल सरफेस होती, सरफेस। अगर ये सिलेंड्रिकल होती, अगर ये सिलेंड्रिकल होती तो याद रखिएगा हमें रूल तो वही रहेगा, लेकिन T/R आएगा। कुछ बच्चों का होता है सर क्यों, वो बताने का टाइम अभी है ही नहीं। मैं आपकी बस मदद कर रहा हूँ कि हाँ भाई ये ध्यान रख लीजिएगा। इसमें थोड़ा शेप कैसा बनेगा मुझे बताएंगे। ये ड्रॉप है, अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा भी एनालाइज कर लेंगे तो ये क्वेश्चन खत्म है, ठीक है। और इस टाइप के पंगे क्या जेई ले चुकी है? बिंदास ले चुकी है। जेई में आ चुका कॉन्सेप्ट है, मतलब इस सेम क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्ट है। ये रहा। जैसे आपने कभी साइकिल का ट्यूब, वो जो चक्का होता है उसमें से टायर ट्यूब हटा दो तो उसके बाद जो शेप बचता है, या स्कूटर या बाइक, बाइक देखियो, बाइक में से जो चक्का होता है उस चक्के में से टायर और ट्यूब हटा दो, जो अंदर की रिम होती है, रिम का शेप ऐसा होता है, ऐसा, ठीक है। तो मतलब यहाँ 2 कर्व सरफेसेस हैं, 2 अलग अलग रेडियस है, समझिएगा मेरी बात। एक रेडियस ऐसे है, वो रेडियस कितनी है मुझे बताएंगे?
ये रेडियस कितनी है, ये रेडियस है आपकी, ये रेडियस है डायमीटर ऑफ ट्रैप्ड वाटर डी, ये d/2 है, और ये वाली जो रेडियस है ये d/2 है। आप बोलेंगे सर d/2 क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ कांटेक्ट में 0 मान रहा हूँ, तो 0 मान रहा हूँ तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे शेप, तो इसकी रेडियस d/2 है। तो याद रखिएगा, अगर कोई भी कर्व सरफेस है दुनिया की, मैं पॉइंट समझा देता हूँ, कोई भी कर्व सरफेस है दुनिया की, कोई भी कर्व सरफेस, उसके इधर वाली रेडियस r1 है और इधर वाली रेडियस r2 है, तो जो प्रेशर डिफरेंस होता है उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमेशा कॉनकेव साइड कॉन्वेक्स साइड से T/R1 प्लस T/R2 होता है। मैं वापस समझा देता हूं, अगर कोई भी कर्व सरफेस है, सिलेंडर से समझाता हूं, ठीक है। पहले तो स्पेयर इमेजिन कर सकते हो, ये स्पेयर है, मान लो स्पेयर है, थोड़ा बहुत चलो बता रहा हूं तो बता ही देता हूं, ये स्पेयर है, दो परपेंडिकुलर रेडियस लेनी होती है, ये वाली रेडियस भी आर है और इधर वाली भी आर है, तो स्पेयर के केस में इधर वाली रेडियस को आर लिखते हैं और इधर वाली को भी आर लिखते हैं, तो T/R प्लस T/R, तो ये बन जाता है P2 प्लस T/R। हर सरफेस पे 2T/R प्रेशर बढ़ता है। सिलेंडर में क्या होता है, जैसे एक ग्लास है, दिख रही है ग्लास, दो परपेंडिकुलर रेडियस लेनी है, एक ये रेडियस लूंगा और एक ये रेडियस लूंगा, एक ऐसे और एक ऐसे, दो परपेंडिकुलर, ये वाली रेडियस तो आर है सिलेंडर की और ये वाली रेडियस इनफाइनाइट है। तो स्पेयर के केस में क्या होता है, स्पेयर के केस में बनता है P1 बराबर P2 प्लस T/R प्लस T/R, दोनों रेडियस स्पेयर के केस में परपेंडिकुलर रेडियस आर होती है, ऐसे भी आर होती है और ऐसे भी आर होती है। सिलेंडर के केस में ये वाली रेडियस इनफाइनाइट होती है और ये वाली रेडियस आर होती है, तो P1 बराबर P2 प्लस एक तरफ की रेडियस आर और एक तरफ की रेडियस इनफाइनाइट, और ये जे यूज कर चुके, बिल्कुल यूज कर चुके। आप बोलेंगे सर सिलेबस में नहीं है, बिल्कुल है, बिल्कुल है भैया, ठीक है। अब यहाँ प्रेशर कितना है, अगर मैं इस प्लेट का एफबीडी बनाऊं, यहाँ प्रेशर कितना है, यहाँ प्रेशर P है, बाहर हवा का तो P0 है। कौन सी साइड कॉनकेव है और कौन सी कॉन्वेक्स है? ये कॉनकेव है यार, अरे ये कॉन्वेक्स है, जो उभरी हुई सरफेस होती है कॉन्वेक्स होती है, तो कॉन्वेक्स साइड हमेशा प्रेशर कम होता है। तो ये P कितना आएगा मुझे बताएंगे, P आएगा P0 माइनस, अच्छा माइनस, माइनस होगा ऑब्वियसली बात है, माइनस T बाई इस इधर वाली रेडियस और इधर वाली, एक रेडियस ये लेनी है, एक रेडियस लेनी है, दो परपेंडिकुलर रेडियस लेनी होती है, एक रेडियस है D/2 और एक रेडियस है कैपिटल D/2, और T है यहाँ सरफेस टेंशन। क्या बात क्लियर है? हाँ, अब क्या बन गया, ये बन गया P बराबर P0 माइनस 2T/D माइनस 2T बाई कैपिटल D। अब उन्होंने कुछ कहा है कि कैपिटल D बहुत बड़ा है तो 1/D छोटा हो जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली क्या आ गया, P0 माइनस 2T/D, मतलब यहाँ प्रेशर सराउंडिंग से इतना कम है। अब प्लेट का एफबीडी देखो, प्लेट पर ऊपर से P0 लग रहा होगा और नीचे से लग रहा होगा P इंटू एरिया, ऊपर से P इंटू एरिया और इधर से P0 इंटू एरिया। अच्छा, ऊपर वाली प्लेट का एफबीडी बनाओ, ये कांच की प्लेट है, ठीक है, ये कांच की प्लेट है, एक और कांच की प्लेट है, यहाँ ये पानी की ड्रॉप फंसी हुई है ऐसे। अच्छा, पानी कभी करके देख लेना, एक कांच की प्लेट लो, ऊपर एक कांच की प्लेट और रख दो, तो पानी की ड्रॉप ऐसे फैल जाएगी डिस्क टाइप से। अच्छा, अरे पानी का धब्बा बन जाता है, इसके ऊपर एक कांच की प्लेट और डाल दो, इसका एफबीडी बनाया ये। पहली बात तो एक रेडियस ये वाली है दिख रही है और एक रेडियस ऐसे ऐसे, ठीक है। अब इस पार्ट का एफबीडी बना रहा हूँ, इस ग्लास का, ऊपर वाली प्लेट का, तो ऊपर से कितना फोर्स लग रहा होगा मुझे बताएंगे, P0 इंटू एरिया, और इस वाले हिस्से पे लग रहा होगा P इंटू एरिया, तो डिफरेंस जो है वही तो एक्स्ट्रा फोर्स है, और ये PA कम है, तो जो फोर्स होगा अंदर की तरफ P0A माइनस PA होगा, और कितना आएगा P0 माइनस PA, इसमें से P घटाओ तो P0 कट गया, तो 2T/D, और एरिया कितना है इस पूरे डिस्क का, वो है पाई कैपिटल D स्क्वायर बाई 4, अच्छा पाई R स्क्वायर, दैट्स द आंसर, खत्म, फिनिश। और इसीलिए कभी भी आप देखना, दो कांच की प्लेटों के बीच में पानी की ड्रॉप फंस जाए, जैसे ये मान लो, ऐसे मान लेता हूँ, ये रहा, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, ठीक है, और मैंने यहाँ पानी की ड्रॉप फंसाई और कांच की प्लेट ऐसे फंसा दी, ऐसे। अच्छा, इमेजिन कर पा रहे हो, अरे दो कांच के बीच में पानी फंसा देना और फिर उन कांचों की प्लेट को अलग करने की कोशिश करना, चिपक जाती है, वो इसी कॉन्सेप्ट से चिपकती है, आपको उसे खिसका के अलग करना पड़ता है। कभी करके देख लेना, एक कांच की छोटी पट्टी लेना, उसको रखना, एक बूंद पानी डालना, ऊपर से एक और कांच की पट्टी रख देना, थोड़ा चिपका देना, पानी की बूंद ऐसे 1 रुपए के सिक्के की तरह फैल जाएगी,
इस तरह। फिर उन प्लेटों को ऐसे अलग करने की कोशिश करना, नहीं होती वो इसी कारण नहीं होती, ये जो प्रेशर वेरिएशन आता है सरफेस टेंशन के कारण। क्लियर? बिल्कुल प्रैक्टिकल सवाल है। आइए अगला सवाल, ये सवाल चलो आसान है पढ़िए पढ़िए। Two bubbles are touching each other and common interface is not broken. Two tangents are drawn on the two surfaces shown. Which of following option are correct? ठीक है, आपको पता है इन दोनों की रेडियस, ये वाली जो बीच वाली सरफेस है इसकी रेडियस r, तो जेई मेंस तक पूछता है। बोलो सर जेई मेंस? हाँ बेटा जेई मेंस, जेई मेंस में भी आए हुए हैं सवाल। बोलूँगा नहीं सर, अरे साइंस मैथ्स ब्रांच है, 2 का पहाड़ा थोड़ी पूछेंगे। आपने कहा नहीं सर मुझे तो 8 का पहाड़ा आता है, और मैं जेई मेंस टॉपर हूँ, और 16 का पहाड़ा आता है जेई एडवांस टॉपर हो हैं, और 23 का पहाड़ा आता है आईआईटी बॉम्बे सीएस मिल जाएगा। ऐसे ऐसे सवाल आता है, क्योंकि बच्चे कहते हैं सर ये लेवल आपने नहीं पढ़ा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि लेवल आता नहीं है। कल की तारीख में तो आप जाके आईएएस वाले को बोल दोगे मेरे से जो है भैया इतना सारा इतिहास नहीं पूछोगे। आईएएस का एग्जाम पता है ना, यूपीएससी का करंट अफेयर्स नाम की जो चीज़ होती है ना, लंका लगा देती है, क्या आएगा आपको पता भी नहीं है। अभी तो आप आईआईटी में, क्योंकि कई सारे बच्चे कंप्लेंट करते हैं इतना टफ आएगा क्या, टफ आएगा क्या। अबे टफ नहीं आ रहा होता तो इतनी कट ऑफ लो नहीं जा रही होती। तो टफ तो आता है बेटा, मतलब टफ मतलब ठीक है, ठीक ठाक लेवल, ये जितना लेवल है उतना आएगा यार, इतना लेवल। मैं इसे टफ भी नहीं बोलता, इजी भी नहीं बोलता, ठीक है, पढ़ने वाले के लिए सब इजी है, ठीक है, तो वैसे वाली बात है। क्लियर? पक्का? चलो इसका आंसर बताओ। ये बढ़िया सवाल है, और ये आर तो मेरे हिसाब से आता भी है, R2R1/R2 - R1, शायद इसका आंसर ही होता है आई थिंक। ठीक है, वैसे तो कैलकुलेट कर लूंगा, 2 मिनट लगेगा, टूटी टूटी कट जाएगा, इधर से प्रेशर इधर से प्रेशर, 1/R आता है, 1/R आता है, 1/R1 - 1/R2 है ना, ये आता है ना, ये आता है। ठीक है, तो ये तो जेई मेंस तक पूछता है, मैं तो एडवांस की बात कर रहा हूँ। मैंने ये पूछा है कि अगर मैंने इनके कॉमन पॉइंट पर टेंजेंट खींची, इस सरफेस पर टेंजेंट खींची और इस सरफेस पर टेंजेंट खींची, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा। और अलग अलग रिलेशन दे रखे हैं, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि रेडियस के अलग अलग रिश्ते हैं। ठीक है, कॉमन रेडियस निकालने का फॉर्मूला तो मेरे हिसाब से आपको आता ही है, R2R1/R2 - R1, है ना, ये तो कॉमन रेडियस है, वो नहीं पूछा है मैंने, मेरे हिसाब से ये होता है। ठीक है, बताओ, सुनिए, एक चीज बता रहा हूँ, बढ़िया प्यारी चीज है, वो है सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स होता है ना, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, वो होता है TdX, छोटा सा फोर्स किसी भी एलिमेंट में। सरफेस टेंशन फिजिकल क्वांटिटी क्या है, सरफेस टेंशन होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स को बोलते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन फोर्स नहीं है, सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ है। आपको जितनी लेंथ पर लगाना है उतनी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सरफेस टेंशन आ जाएगी, वो लेंथ सरफेस की होनी चाहिए, है ना, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अभी होगा क्या, सुनिए, मैं यहाँ पर एक छोटा सा डीएल एलिमेंट ले रहा हूँ, डीएल एलिमेंट, ठीक है, ये तीनों सरफेसेस, ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस एक ही सोप सॉल्यूशन की बनी हुई है। अगर आप एक ही सोप सॉल्यूशन के 10 बबल बनाओ, 20 ड्रॉप्स बनाओ, कुछ भी बनाओ, हर जगह सरफेस टेंशन सेम होगी। जैसे पानी की एक बोतल की डेंसिटी, पानी, उसी पानी को आप दूसरी बोतल में भर दो, ग्लास में भर दो, कहीं भर दो, तो डेंसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है। वैसे ही सरफेस टेंशन इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ऑब्वियसली बात है, टेम्परेचर तो चेंज थोड़ी हो रहा है, इधर वाले बबल और उधर वाले बबल का टेम्परेचर डिफरेंट थोड़ी है। ठीक है, तो ये है कि आपका सरफेस टेंशन हर सरफेस का सेम है, एक ही मटेरियल की बनी हुई है। तो अगर मैं इस पर देखूं, इस लेयर पर इधर जो फोर्स सरफेस खींच रही होगी वो आएगा T/dl। अच्छा, यहाँ एक, जहाँ ये जंक्शन है, अरे जहाँ भी बबल मिल रहे हैं वहाँ मैंने एक इसकी लेंथ ले ली, T/dl इधर खींच रहा है, T/dl इधर खींच रहा है, और T/dl इधर खींच रहा होगा।
टी सब में सेम होगा और एलिमेंट एक ही एलिमेंट पर फोर्स लगाया, उस एलिमेंट की लेंथ डीएल है, तो डीएल भी सेम है। टी सेम है क्योंकि मटेरियल सेम है, डीएल सेम है क्योंकि एलिमेंट एक ही एलिमेंट का बीडी बना रहा हूँ। एक चीज बताइए, इक्वल फोर्सेस है, इक्विलिब्रियम में है, क्या आंसर होगा? इक्वल फोर्सेस है और इक्विलिब्रियम में है, क्या आंसर होगा? छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा पॉकेट क्वेश्चन है ये, बताओ बताओ। सोचिए। हाँ जी, करें? क्या आंसर होगा इसका? जो आंसर होगा भैया होगा ये सारे एंगल 120 डिग्री होंगे, सारे एंगल 120 डिग्री होंगे, ठीक है, क्योंकि इक्वल फोर्सेस है और इक्विलिब्रियम में है। अरे ये स्टेडी स्टेट पे है, इक्विलिब्रियम पे है सब कुछ, ठीक है। तो क्या आएगा मुझे बताएंगे? ये 120 डिग्री ये सिर्फ छलावा था कि रेडियस सेम होगी तो एंगल बराबर होंगे, रेडियस डबल होंगी तो ये होगा। ये एमसीक्यू है, आप R2 R1 का कोई भी रिश्ता लिख दो, फॉर एनी वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 एंगल इज 120 डिग्री, फॉर एनी वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 एंगल इज 120 डिग्री। गॉट इट और नॉट? पक्का? फॉर एनी वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 एंगल इज 120 डिग्री, दैट्स इट। पक्का? 100%। अगले सवाल पे बढ़े, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, बस खत्म करते हैं। फ्लूइड, फ्लूइड, तो मैंने आपको फ्लूइड और इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको एक चीजें बता दी गई है, ठीक है। अगला सवाल पढ़िए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। करें? A long strand formed by cobwebs. Water vapor condenses at night to form long cylinder of water. The cylinder may collapse to form spherical droplets separated by a certain distance. Find the maximum distance between droplet formed. Surface tension अल्फा है और रेडियस सिलेंडर 2 mm है। अब पहली नज़र में तो सवाल ही समझ में नहीं आता, होता क्या है, कॉबवेब और ये वो कॉबवेब, मैंने भी नहीं पढ़ा, मुझे क्या मतलब कॉबवेब क्या होता है, ठीक है। होता होगा, अरे कुछ मकड़ी का जाला है, मकड़ी का जाला है, कोई तार टाइप चीज़ है, उस पर पानी की लेयर जम गई है, सिलेंड्रिकल लेयर जम गई। अरे जैसे बिजली के तार वार होते हैं या कुछ होता है, तो एक पतला सा तार है, उस पर पानी की लेयर जम गई है, ऐसे ये पानी की लेयर है, ठीक है। और आपको कहा गया ये पानी की लेयर अभी सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, ये ड्रॉपलेट्स बन जाए, ड्रॉपलेट्स, ठीक है, मतलब सिलेंडर ऐसे जमी हुई है, ड्रॉपलेट्स बन जाए, तो इन दो ड्रॉपलेट्स के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकती है? मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ड्रॉपलेट्स, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा है भाई, यही तो गेम है। देखिए, मान लीजिए ये तार है बहुत लंबा, ये तार है बहुत लंबा, ये तार है बहुत लंबा, ठीक है, ये वायर है बहुत लंबा, ऐसे ये रहा, है ना, ये वायर है बहुत लंबा। मैं मान रहा हूं कि एल लेंथ का एक पोर्शन एक ड्रॉप बनाएगा और दूसरे एल लेंथ का एक ड्रॉप बनाएगा, ठीक है। अच्छा, आइडेंटिकल होगा, ये बनाएगा ये बनाएगा, सब कुछ एक सिमेट्रिक मानते हुए चल रहा हूं। इसने एक ड्रॉप बनाई तो कहां बनेगी ड्रॉप, ठीक है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, ये खुद ही कोलैप्स हो रही है। यहां से ये वाला हिस्सा, ये वाले पानी ने बोला मैं इकट्ठा हो जाऊंगा, ये वाले पानी ने बोला मैं इकट्ठा हो जाऊंगा, इसके आगे भी पानी भरा हुआ होगा वो इकट्ठा हो जाएगा, इसके आगे भी पानी भरा हुआ होगा वो इकट्ठा हो जाएगा, मतलब ये पोर्शन ऐसे ऐसे, मतलब समझ गए, ठीक है। जैसे मान लो कभी आटे की रोटी बन रही है, तो एक बड़ा सा सिलेंड्रिकल जो लोहिया बन गया है, क्या बोलते हैं उसे, ठीक है। अब उसे इक्वल पार्ट में काटना है ताकि रोटी बेली जा सके, तो आप उसे कट करते जा रहे हो ना इक्वल पार्ट में। तो ये जो तार पर सिलेंडर पर पानी की लेयर बटी हुई है, इसे कह रहे हैं कि वो सिलेंड्रिकल एकदम से कोलैप्स होकर वाटर ड्रॉप्स बन जाए, वाटर ड्रॉप्स बन गया। मैंने मान लिया है एल लेंथ का सिलेंडर वाटर ड्रॉप्स बन गया, या एल लेंथ का या एल लेंथ का, ऐसे पानी की बूंदे बन गई, ठीक है। तो मुझे बताइए ये वाला वाटर सेल्फ कोलैप्स हुआ है, सेल्फ कोलैप्स हुआ है, सेल्फ कोलैप्स हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, तो इसके सेंटर ऑफ मास पे ही वाटर ड्रॉपलेट बनेगी। और ये भी सेल्फ कोलैप्स हुआ है, तो इसके सेंटर ऑफ मास पे ही ड्रॉपलेट बनेगी यहाँ, मतलब सारा पानी यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। ये वाली डिस्टेंस अगर मैं देखूँ तो ये वाली L/2 है, ये वाली L/2 है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस L है।
तो मुझे एक चीज पता चली और वही क्वेश्चन की यूएसपी थी, वही इस क्वेश्चन की यूएसपी थी। क्या यूएसपी थी याद रखिएगा, एल लेंथ का सिलेंडर अगर आर रेडियस की ड्रॉपलेट बना रहा है तो दो ड्रॉपलेट्स के बीच की डिस्टेंस भी एल है, मतलब एल लेंथ के सिलेंडर ने ड्रॉपलेट बनाई। अच्छा, ड्रॉपलेट बिल्कुल सेंटर ऑफ मास पे ही बनने वाली है, ड्रॉपलेट बिल्कुल सेंटर ऑफ मास पे ही बनने वाली है। एक ड्रॉपलेट बन गई, एक ड्रॉपलेट और बन गई, एल लेंथ। क्या मेरी बात क्लियर है? पक्की बात, 100%। अब मान लेता हूं इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस आर है, ठीक है। पहले बात एक चीज मुझे पता चल गई कि एल लेंथ का सिलेंडर अगर कोलैप्स होकर स्पेयर बनता है तो वो आर रेडियस की ड्रॉपलेट बनेगा, तो उन दो ड्रॉपलेट्स के बीच की डिस्टेंस भी एल ही होने वाली है। क्या है मेरी बात क्लियर है? दैट्स ऑल, पक्का। अब पहले बात मैं इनमें वॉल्यूम कंजर्वेशन लगा देता हूं। अच्छा, इसकी रेडियस स्मॉल आर दे रखी है क्वेश्चन में, मेरे हिसाब से स्मॉल आर डायमीटर तो नहीं है, नहीं रेडियस है, रेडियस है। वो दिखने में डायमीटर लग रही थी, अपन ने कंफर्म कर लिया। इसका वॉल्यूम बताओ, पहले वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाओ। वॉल्यूम कंजर्वेशन तो वो है पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर एल वॉल्यूम, ठीक है। इक्वल्स टू क्या होगा मुझे बताएंगे, पाई आर स्क्वायर एल बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से मुझे एक रिश्ता मिल गया, आर कितना मिल गया, 3 पाई तो कट गया ना यार, पाई कट गया, 3 आर स्क्वायर एल बाई 4 की पावर 1/3। मुझे इस ड्रॉपलेट की रेडियस मिल गई, पाई आर स्क्वायर एल बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। पक्की बात, क्लियर। अब ये क्वेश्चन आपकी डेली लाइफ में बहुत होता है। अब बोलेंगे सर कहाँ होता है? कभी ड्रॉपर से ड्रॉप गिराइए, इस क्वेश्चन का इंस्पिरेशन पार्ट बताता हूँ। कभी ड्रॉपर से ड्रॉप गिराइए, ड्रॉपर में पानी सिलेंड्रिकल फॉर्म में भरा हुआ होता है, जब आप उसे पिंच कर रहे होते हैं, और वो ड्रॉपर से ड्रॉप बनाना भी जेई बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुकी है, वो तो स्टैंडर्ड है मेरे हिसाब से, सबको आता ही होगा। वो जो नल से ड्रॉप नहीं आता तो जरूर पढ़िएगा, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉल आर बाई आर कॉस बराबर कॉस थीटा होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, है ना। जेई में पी वाई क्यूज आपको मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, पैराग्राफ भी है, ठीक है। जेई के पी वाई क्यूज तो करने ही है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो आएगा, लेकिन वो कई बार ठीक है इन्वॉल्व हो जाता है कभी कभार, ठीक है। तो ड्रॉपर से जब ड्रॉप गिराते हैं तो ड्रॉप सिलेंड्रिकल फॉर्म में गिरती है या स्पेरिकल फॉर्म में गिरती है? स्पेरिकल। क्यों स्पेयर बनता है? इस क्वेश्चन के पीछे भी लॉजिक वही है जो ड्रॉपर से गिरती ड्रॉप का है या नल से गिरती हुई बूंद का है, सेम कॉन्सेप्ट है। सरफेस एनर्जी वो मिनिमाइज करना चाहता है। ये प्रोसेस हमेशा सरफेस एनर्जी को, आप देखिए हमेशा हम सरफेस एनर्जी को कम से कम करना चाहते हैं, ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट स्पेरिकली क्यों होती है? क्योंकि आपको पता है यूनिवर्स में स्पेयर एक यूनिक शेप है, गिवन वॉल्यूम के लिए मिनिमम सरफेस एरिया दुनिया का कोई और शेप नहीं दे सकता, 3D शेप स्पेयर देता है। इसीलिए सारे प्लेनेट स्पेरिकल है, जहां भी मोल्टन चीजें होंगी, आपका सन कोई स्पेसिफिक नहीं है, सारे स्टार स्पेरिकल है। आपने कभी वीडियो में स्टार्स वगैरह देखे हो, ऐसे सब स्पेरिकल है। या अगर प्लेनेट मोल्टन फॉर्म में बन रहे हैं या गैसेस स्टेट है तो सब स्पेरिकल है, क्योंकि सरफेस एरिया मिनिमम करना चाहते हैं हमेशा। और जितने भी एस्ट्रोनॉट्स वगैरह होते हैं आप देखेंगे स्पेसशिप वगैरह में, तो जब वो पानी पी रहे होते हैं गिर जाता है तो परफेक्ट स्पेयर बनता है। यहाँ पे स्पेयर परफेक्ट नहीं बनता क्योंकि ग्रेविटी कारण थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाता है ना। तो मुद्दा यही है, मैं इसमें आपको समझाना ही चाह रहा हूँ, सरफेस एनर्जी घटनी चाहिए। अगर सरफेस एनर्जी घटी तो नेचर इसे करेगी, वरना सरफेस एनर्जी बढ़ गई तो वो प्रोसेस करेगी ही नहीं, इसीलिए तो वो स्पेरिकल बनाती है। तो इसकी सरफेस एनर्जी जो है इससे ज्यादा होनी चाहिए, दैट्स इट, सवाल खत्म। मतलब इसकी सरफेस एनर्जी कम होनी चाहिए। एक सिलेंडर से स्पेयर बना है, देखिए मैं अगेन बोल रहा हूँ क्वेश्चन रॉकेट साइंस से नहीं हो रहा है, बहुत बेसिक से हो रहा है। नेचर इसे एग्जीक्यूट ही तभी करेगी जब सरफेस एनर्जी का डिक्रीज हो, जब सरफेस एनर्जी में डिक्रीज है, इसीलिए तो वो स्पेयर बना देती है। स्पेयर गिवन वॉल्यूम के लिए सबसे कम सरफेस एनर्जी स्पेयर की होती है, इसीलिए स्पेरिकल ड्रॉप्स बनती है। ये बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। तो ये बेसिक से ही सवाल है। तो अगर इसकी सरफेस, इसका सरफेस एरिया इससे ज्यादा है तो ही ये नेचर करेगी। मतलब सरफेस एनर्जी क्या होनी चाहिए मुझे बताएंगे, सरफेस एनर्जी डिक्रीज होनी, एक मिनट, सरफेस मैंने क्या लिख दिया, इंक्रीज, एक मिनट, सरफेस एनर्जी, एनर्जी लिखनी थी, सरफेस एनर्जी डिक्रीज, अगर डिक्रीज हुई तो ही ये नेचर इसको एग्जीक्यूट करेगा। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस पता है, ये सेम वैसा ही है। क्या होगा, तो इसका मतलब इसका सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए, तो बस क्वेश्चन खत्म है। पाई आर स्क्वायर एल
नहीं सॉरी, सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर एल थोड़ी होता है, वो तो वॉल्यूम होता है। 2 पाई आर एल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू इसका, जस्ट इक्वलिटी तो मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ। इसका सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब सरफेस एनर्जी, अब बोलेंगे सरफेस एनर्जी दोनों तरफ मैं सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या ही फायदा होगा, टी टी काट ही देना। अरे सरफेस एनर्जी तो, अच्छा सरफेस एनर्जी पता है, अब बोलेंगे सर सरफेस एनर्जी क्या होती है, नहीं पता। सरफेस एनर्जी होती है सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया। तो इसका सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया, टी टी काट दिया पाई पाई फिर कट गया। यहां से एक रिश्ता आया, आर इंटू एल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर, 2 आर स्क्वायर। कैलकुलेशन चेक कर लेना यार, 2 आर स्क्वायर क्या सही है। आर के ऊपर से वैल्यू रख दो, तो आर इंटू एल शुड बी ग्रेटर देन 2 आर स्क्वायर, तो 3 आर स्क्वायर एल बाई 4 की पावर 2/3, सही है ना, स्क्वायर, ठीक है। क्यूब इधर ले आओ, अच्छा दोनों तरफ क्यूब कर लो। वैसे भी मुझे बताओ, अपने सारे चीजें सारे पॉजिटिव नंबर है, आर एल, तो अपने को मैथ से इतना लोचा है नहीं, इनइक्वलिटी में कुछ लोचा नहीं होगा। आर क्यूब एल क्यूब ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसको भी क्यूब किया तो 8 इसको स्क्वायर करूंगा बस, 9 आर की पावर 4 एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16, ठीक है। क्या आया, मुझे एल में इक्वलिटी चाहिए, एल तो ये रहा गया, एल ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और यही ड्रॉपलेट्स के बीच की डिस्टेंस भी हो गई, ये आ गया 8 2 बचा, ये आ गया 9 r/2। कैलकुलेशन चेक कर लो, वापस कर लेता हूँ। 9 बचा क्योंकि स्क्वायर किया, और 8 16, 16 स्क्वायर किया, ये 8 क्यूब है, ठीक है, 9 r/2। तो एल शुड भी, आर दे रखा है 2 mm तो 2 mm, तो 9/2 इंटू 2 mm, तो ये आ गया 9 mm। तो इसका मतलब आंसर हो गया 9 इंटीजर। 9 mm से ज्यादा ही होनी चाहिए, तभी अगर 9 mm से कम हो रहा होगा तो सरफेस एनर्जी घट नहीं रही होगी, घट नहीं रही होगी तो नेचर इसे नहीं करेगी। तो 9 mm लंबी होगी तभी वो कोलैप्स होके स्पेरिकल बनेगी। तो कई बार तारों में कुछ छोटे छोटे सिलेंडर बन जाते हैं, वो चाह के भी स्पेरिकल ड्रॉप्स नहीं बन सकते। अगर वो सिलेंडर एक पर्टिकुलर लंबाई से ज्यादा होंगे तब वो कोलैप्स करके स्पेयर बन सकता है, तब वो स्पेयर बन सकते हैं। क्वेश्चंस तो और भी है, लेकिन ठीक है, मैं यहीं पे इसे खत्म करूंगा, मेरे हिसाब से इतना सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है, इतना बहुत है, ठीक है। मतलब लगभग लगभग, क्योंकि देखिए फिर, और मतलब मेरा ये मानना है कि इसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट फ्लूइड डायनेमिक्स के इन्वॉल्व कर दिए, विस्कोसिटी के इन्वॉल्व कर लिए, उसके बाद में आपके सरफेस टेंशन के इन्वॉल्व कर लिए, ड्रॉप्स वगैरह ले ली, फ्लूइड स्टैटिक के पहले ही ले चुका था, फ्लूइड स्टैटिक का एक क्वेश्चन होमवर्क भी दिया था, सब कुछ हो ही चुका है, ठीक है। तो चलिए टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और किसी भी चैप्टर से डिप्रेस होने की जरूरत नहीं। आप कोई भी चैप्टर छोड़ सकते हैं, बिंदास छोड़ सकते हैं। मेरे लेक्चर का मोटो ये है कि लास्ट मोमेंट पे आपको अ लिटिल बिट छोटी मोटी ट्रिक्स जो आपको एकदम से पता होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज। बेसिक का मतलब ये है, देखिए मैंने कहा बेसिक हमेशा ज़्यादा पावरफुल होता है। जैसे आपको बर्नौली सही तरीके से लगानी आती हो, ये भी बेसिक से हुआ है, और बहुत बेसिक से, शायद सरफेस टेंशन जिसने भी पढ़ा होगा वहीं से ये बात आई होगी कि भैया सरफेस एनर्जी हमेशा डिक्रीज होने की कोशिश करती है। आप देखिए सोप बबल या कहीं भी, मतलब ये आपने बहुत सारे एग्जाम्पल में सुना होगा, ठीक है, हमेशा कम करने की कोशिश करती है सरफेस एनर्जी, इसीलिए स्पेयर होता है। तो वही तो यूज़ है यहाँ, और क्या है, एक वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाया है और एक सरफेस एनर्जी डिक्रीज की, दैट्स ऑल। तो एक बढ़िया क्वेश्चन वैसे निपटा है। तो उन बेसिक बातों को, कोई भी बात मैंने बाहर से नहीं ली है, उन बेसिक बातों को सिस्टमेटिकली कैसे लगाना है, बस ये सीक्रेट है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो टाटा एंड बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर शायद आई थिंक थर्मो का है, तो जरूर कीजिएगा। उसमें मैं कुछ मॉडरेट लेवल क्वेश्चन जरूर लेके आऊंगा, क्योंकि उसमें आते हैं। मतलब वैसे तो देखिए ये सब मॉडरेट ही है, इन्हें टफ कैटेगरी में मानूंगा मैं, इसे टफ बोलते हैं, मैं टफेस्ट नहीं लाया, ये बोल सकता हूँ, मैं टफेस्ट नहीं लाया हूँ। इससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस तर्कश में हैं, बहुत सारे। ये नहीं आप बोलेंगे सर ये आप अपने हिसाब से सारे बढ़िया बढ़िया छाट के ले आए, नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यार। मेरा मानना है कि जिन क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट कवर करवा पाया मैं, थर्मो का लेक्चर जिनको थर्मो नहीं आता तो बड़े दुख की बात है। थर्मो, ऑप्टिक्स और मॉडर्न, ये तीन चीजें मिला के आपकी जेईई को कट ऑफ निकाल सकती है, प्लस यूडी एंड एरर। मैं ये कहता हूँ ये कॉम्बो जो है, ये जेई मेंस में भी बच्चों को एक बहुत अच्छा खासा पैकेज दे सकता है, और जे एडवांस में कट ऑफ निकला देता है। ऑप्टिक्स,
थर्मो, मॉडर्न, क्योंकि यहाँ चीज़ें कंपैरेटिवली आप कर सकते हो। तो यहाँ मैं थर्मो में मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चंस लाऊंगा। आप ये मत समझिएगा अरे सर फ्लूइड आपको ज़्यादा अच्छा था, थर्मो कम अच्छा आता है इसलिए आप थर्मो के क्वेश्चन आसान लाए हो, नहीं, क्योंकि वहाँ जनरली आते हैं। फ्लूइड में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप उठा के देखिए, कई बार बहुत फ्लूइड में वो अच्छा गेम खेलते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से क्वेश्चंस लाया हूँ। थर्मो में भी मैं बहुत सारे टफ क्या टफेस्ट भी ला सकता हूँ, लेकिन मैं वैसे लाऊंगा, कुछ टफ अच्छे भी लाऊंगा, मॉडरेट वंस भी लाऊंगा, क्योंकि उनके आने के चांसेस है। क्लियर? फिर आगे ऑप्टिक्स और मॉडर्न भी आने वाले हैं, और एरर और यूडी तो आपको आना ही चाहिए। इतने से आपकी जेईई की कट ऑफ निकल जाएगी। 5 चैप्टर बोल रहा हूँ, फिर थर्मो, ऑप्टिक्स, मॉडर्न, यूडी, एरर, दैट्स ऑल। ठीक है, टाटा, बाय बाय।